नेक्स्ट द करेक्ट स्टेप्स इन PRR टेक्निक इज़ व्हाट? PRR टेक्निक में सबसे पहले फिशरोटोमी होती है, फिर डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट लगाते हैं, फिर कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन लगाते हैं, प्लस लास्ट में फील्ड सीलेंट लगता है। ओके, कंजर्वेटिव एडहेसिव रेस्टोरेशन फॉर द प्राइमरी टीथ, CAR टेक्निक इसको बोलते हैं। इट इज़ द रेस्टोरेशन टेक्निक दैट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय साइमनसन एंड स्टालार्ड। ठीक है, और इसको रिफाइन किया गया था बाद में एज प्रिवेंटिव रेस्टोरेटिव रेजिन टेक्निक, PRR टेक्निक। PRR टेक्निक क्या करते हैं कि सबसे पहले ऑक्लूसिव सरफेस को, जो भी हमारे पास मोलर हम जिसको प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें डिस्क्रीट एरिया ऑफ द डीके विद द सेंट्रल पिट, उसमें हम फिशरोटोमी करते हैं। फिशरोटोमी में क्या करते हैं कि एक छोटा बर लेते हैं, नंबर 14 या नंबर 12 नंबर का बर, 12 नंबर 14 नंबर का बर लेते हैं, उससे हम फिशरोटोमी करते हैं। इज़ यूज टू रिमूव द डीके विच इज़ कन्फाइंड ओनली टू द इनामल। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, एक फील्ड सीलेंट लगाएंगे। इट इज़ अप्लाइड ऑन टू द प्रिपरेशन ओवर द ऑल ससेप्टेबल पिट एंड फिशर एरियाज। दिस इज कंसिडर्ड एज अ सीलेंट प्रोसीजर। इसके बाद इस डायग्राम में क्या होता है कि द केरीज एक्सटेंड इनटू द डेंटिन। अगर केरीज एक्सटेंड करती हैं डेंटिन में तो अगेन हम स्मॉल राउंड पर लेते हैं, कंजर्वेटिवली जो डेंटिन में डीके है उसको रिमूव करते हैं, फिर बॉन्डिंग एजेंट लेते हैं, फिर कॉम्पोजिट रेजिन लेते हैं मटेरियल और उसको प्लेस कर देते हैं इन द प्रिपरेशन। ठीक है, उसके बाद सीलेंट को अप्लाई किया जाता है ऑन ऑल द ससेप्टेबल, बाकी जो ससेप्टेबल पिट और फिशर के एरियाज है वहाँ पे सीलेंट को अप्लाई किया जाता है। दैट इज़ द टोटल प्रोसीजर। उससे पहले क्या करें, आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं कि हमारे पास दिक्कत कहाँ पर है, फिर उसके बाद फिशरोटोमी कर रहे हैं। फिशरोटोमी के बाद अगर हमारे पास कोई डेंटिन में कोई दिक्कत है, इनामल में कोई दिक्कत है, तो वहाँ तक हम कंजर्वेटिवली जो केरीज है उसको रिमूव कर देंगे। उसके बाद डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट लगाएंगे, ठीक है, फिर कॉम्पोजिट एजेंट से इसको सील अप कर देंगे और लास्ट में फील्ड रेजिन, फील्ड सीलेंट, ठीक है, वो पूरे बाकी पिट और फिशर जो भी बचे हुए हैं उनके ऊपर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन मैक्सिमम हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है अगर वो मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू हो रहा है तो। इफ़ द ट्रांसपोर्ट इज अकरिंग थ्रू द मेम्ब्रेन प्रोटीन in the cell membrane, then it is known as facilitated diffusion. Facilitated diffusion, it is passive movement of molecules along a concentration gradient. It is the selective process, that is the membrane allows only selected molecules and ions to pass through it. However, it prevents the other molecules from passing through the membrane. Question is, level 4 trauma center will provide what? Level 4 trauma center जो होगा वो initial evaluation और stabilization नहीं provide करेगा। देखो trauma center के different levels होते हैं, ठीक है, जो जिनके बेसिस पर हमें जो है पेशेंट को डिवाइड किया होता है। जो लेवल 4 होता है उसमें इवैल्यूएशन करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं पेशेंट को, फिर ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, लेवल 3 की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे सर्जरी कर सकते हैं, छोटी माइनर सर्जरी कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इवैल्यूएशन और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर भी यहीं करने होते हैं। लेवल 2 की अगर बात आती है तो स्पेशलिस्ट होते हैं, वहाँ पे 24 आवर स्पेशलिस्ट होते हैं। अगर यहाँ पे कुछ मतलब कोई चीज़ नहीं हो पा रही तो वो ट्रांसफ़र करते हैं और इवैल्यूएशन और डायग्नोसिस भी यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, लेवल 1 हॉस्पिटल का क्या होता है, जहाँ पे स्पेशलिस्ट भी हैं, जहाँ पे रिसर्च और टीचिंग भी चल रही है। ठीक है, जो 24 घंटे खुला रहेगा और इवैल्यूएशन और डायग्नोसिस भी यहीं पे हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक MRI स्कैन या फिर CT स्कैन दिया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर एक इम्प्लांट दिखाई दे रहा है और इम्प्लांट मैक्सिलरी जो बोन है उससे परफोरेट होके सीधा जो एंट्रम की लाइनिंग है उसको परफोरेट होके अंदर दिखाई दे रहा है ग्राफ, इम्प्लांट जो है। ठीक है, तो अब इसमें क्या ट्रीटमेंट प्लान रहेगा ये पूछ रहा है। तो इसमें क्या रहेगा ट्रीटमेंट प्लान, हम क्या करेंगे, रिमूवल करेंगे फिस्टुलस लाइनिंग की। अगर कोई भी फिस्टुला बन चुका है वहाँ पे, ओरोएंट्रल फिस्टुला बन चुका है तो उसकी लाइनिंग पूरी रिमूव की जाएगी। प्लस उसके बाद बैक्टीरियल कल्चर टेस्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है, प्लस एंटीबायोटिक थेरेपी करानी पड़ेगी, प्लस बक्कल एडवांसमेंट फ्लैप से इसे क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ एंट्रल केयर भी करनी पड़ेगी। एंट्रल केयर में एंट्रल लेवाज आ जाता है जिसमें पूरे सलाइन वगैरह के साथ इसको क्लीन किया जाता है टाइम टू टाइम, और उसके बाद फिर हम बक्कल एडवांसमेंट फ्लैप से पूरा क्लोज करते हैं। और क्लोजर के बाद इसके ऊपर एक ऑब्चुरेटर दिया जाता है ताकि इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स ना लगे। The following case is a case of oroantral fistula which led to severe maxillary sinusitis. Maxillary sinusitis है plus fluid connection in the sinus है। Delayed or chronic cases are usually infected and should be managed by obtaining cultures, appropriate antibiotic therapy, along with surgical closure of the defect and post-operative sinus care. ठीक है, साइंस ऑफ एस्टैब्लिश्ड ओरोएंटल फिस्टुला क्या होता है कि सबसे पहले साइनोसाइटिस और राइनाइटिस प्रेजेंट होगा। There will be sinusitis, there will be rhinitis. There will be escape of air or fluid through the nostrils. ठीक है, there will be development of lump or polyp. There will be discharge of foul-smelling pus from the orifice. ठीक है, now post-op care ओरोएंट्रल कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, फर्स्ट साइनस प्रिकॉशंस करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, साइनस प्रिकॉशंस, जिसमें हम ओपन करवाते हैं माउथ को वाइड while sneezing. ठीक है, नाउ नॉट सकिंग एनीथिंग विथ स्ट्रॉ और सिगरेट स्मोकिंग बंद करा देते हैं।
ठीक है। अब नोज़ को ब्लो करना बंद करवा देते हैं ताकि प्रेशर चेंजेस बिटवीन द ओरल कैविटी और नेजल पैसेज जो है वो बिल्कुल कम से कम हो। इसके साथ साथ मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन में हम लेवाज कराते हैं हैंड ट्रम का, फिर एंटीबायोटिक स्टार्ट करा देते हैं, प्लस एंटीहिस्टामिनिक्स प्लस एनाल्जेसिक्स प्लस एंटीसेप्टिक एजेंट्स स्टार्ट करवा देते हैं। डीकंजेस्टेंट नेज़ल स्प्रे दी जाती है प्लस एनाल्जेसिक दिया जाता है, और सर्जिकल स्टेंट पहनना होता है फॉर 7 to 10 days, और सूचर रिमूवल होते हैं 14 दिन पे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेशेंट है जिसमें कि फर्स्ट परमानेंट मोलर इरप्ट नहीं किया है, बाकी सारे दांत ओरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, और वो फुली इरप्ट कर चुके हैं बाकी सारे दांत। तो ये इस बच्चे की एज कितनी हो सकती है? इफ़ ABCDE इज़ फुली इरप्टेड और जो फर्स्ट परमानेंट मोलर है वो इरप्ट नहीं किया है, तो ये बच्चा 6 साल से तो नीचे होगा ही होगा, और इन सब दांतों की फुल फॉर्मेशन हो चुकी है, मतलब ई की भी फुल रूट्स बन चुकी हैं, और इन अब मतलब कि 6 के आने का टाइम हो चुका है। सो इट विल बी अबाउट 4.5 to 5.5 years, ठीक है। तो 5 साल का बच्चा हम ले सकते हैं इसको, 5 years का बच्चा। नेक्स्ट, प्राइमरी मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर इज मिसिंग बायलेटरली इन अ मिक्स्ड डेंटेशन। मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर जो हमारा D है दैट इज मिसिंग इन द मिक्स्ड डेंटेशन स्टेज। ऑलराइट, now the space maintainer of choice will be what? The space maintainer of choice will be lingual arch space maintainer। क्यों? क्योंकि D की जगह हमारे पास क्या आएगा? प्रीमोलर आएगा। प्रीमोलर आएगा 11 से 12 साल के बीच में, ठीक है। तो अभी तक अगर मिक्स्ड डेंटेशन स्टेज है तो ये जब तक प्रीमोलर नहीं आता तब तक हमें ये स्पेस बटा के रखना है, तो वी विल गो विद लिंगुअल आर्च स्पेस मेंटेनर। अगला एक क्वेश्चन जिसमें इमेज दे रखी है जिसमें टूथ का कलर जो है वो ब्लैकिश हो चुका है आफ्टर ट्रॉमा, तो इसको क्लासीफाई करना है अकॉर्डिंग टू एलिस क्लासिफिकेशन। एलिस क्लासिफिकेशन में देखो, अगर दांत ब्लैक हो चुका है, दांत डिसकलर हो चुका है, तो मोस्ट कॉमनली उसका अगर हम वाइटलिटी टेस्ट करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी नॉन वाइटल। इफ एनीथिंग दैट इज नॉन वाइटल अकॉर्डिंग टू टूथ, इट इज एलिस क्लासिफिकेशन 4, मतलब वो 4 कंधों पे उठा दिया गया है, इट इज़ नॉन वाइटल नाउ। इजी सिंपल रिविजन, पहला आता है सिर्फ इनेमल का फ्रैक्चर होगा, दूसरा आएगा इनेमल डेंटिन का फ्रैक्चर, तीसरा है इनेमल डेंटिन पल्प इन्वॉल्व हो जाएगा, चौथे में पल्प जो टूथ है वो नॉन वाइटल हो जाता है, पांचवा जो होता है वो ऑर्थोडोंटिक या फिर ट्रोमेटिकली अबल्ज टूथ अगर हमारा हुआ है, ट्रॉमा की वजह से दांत बाहर आ गया है, 5 हो गया मतलब, ठीक है। मारबड़ी है, ट्रॉमा की वजह से दांत बाहर आ गया, दैट इज एलिस क्लासिफिकेशन 5। 6 में क्या होता है? 6 में क्राउन फ्रैक्चर हो जाता है, 6 में क्राउन फ्रैक्चर, 6 से क्राउन फ्रैक्चर बना देना है, ठीक है। क्राउन फ्रैक्चर विदाउट द लॉस ऑफ क्राउन टिश्यू, क्राउन फ्रैक्चर हुआ है विदाउट द लॉस ऑफ क्राउन टिश्यू। 7 में क्या होता है कि पूरा जो टूथ है वो दांत के साथ, क्राउन के साथ वो पूरा लग्जेट हो जाता है बाहर को, ठीक है, और रूट फ्रैक्चर भी हो सकता है 7 के अंदर। और 8 में क्या होता है कि सर्वाइकल क्राउन का फ्रैक्चर हो जाता है, सर्वाइकल पार्ट ऑफ द क्राउन फ्रैक्चर कर जाएगा और लॉस ऑफ क्राउन इन मास से हो जाएगा, ठीक है। 9 में क्या होता है कि कोई भी अगर हमारी प्राइमरी डेंटिशन में कोई ट्रॉमेटिक इंजरी हुई है, दैट इज इन 9। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ बायोप्सी दैट इज डन इंट्राऑपरेटिवली ड्यूरिंग सर्जरी टू कंफर्म दैट कैंसरस ट्यूमर मार्जिन्स इज नोन एज व्हाट। देखो, इंट्राऑपरेटिवली विद इन जब हम चेक कर रहे थे कैंसर के ट्यूमर के मार्जिन्स को जब चेक कर रहे थे, दैट इज द फ्रोजन सेक्शन बायोप्सी, ठीक है। फ्रोजन सेक्शन बायोप्सी एक बहुत ज़्यादा रैपिड इंट्राऑपरेटिव डायग्नोस्टिक एड है। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन सर्जिकल प्रोसीजर्स टू डिटेक्ट द मैलिग्नेंसी so that the modifications of surgery can be decided at the time of surgery, ठीक है। और अगर हमें एक्स्ट्रा रिसेक्ट करना है तो हम एक्स्ट्रा भी रिसेक्ट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मेल चाइल्ड इज फाउंड टू हैव mass in the jaw. Biopsy shows the following has T8,14. ऑलराइट, व्हाट इज द डायग्नोसिस? देखो, T8,14 बायोप्सी की हमारे पास पिक्चर दे रखी है, तो इट इज बर्किट लिम्फोमा, ठीक है। पिक्चर से कुछ देख के पता नहीं चल सकता, बट T8,14 जो है दैट इज द डायग्नोस्टिक एड। अगर वैसे हम पिक्चर के कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करें तो उसमें राउंड न्यूक्लियाई दिखेंगे, मल्टीपल स्मॉल न्यूक्लियोलाई दिखेंगे, मल्टीपल स्मॉल न्यूक्लियोलाई विद कोर्स क्रोमैटिन एंड वेरी स्कैंटी साइटोप्लाज्म। द ट्यूमर सेल्स आर हैविंग वेरी फास्ट सेल्स दैट आर मैक्रोफेजेस सूप इनटू फेगोसाइटोस द एपोप्टोटिक डेब्रिस, इसलिए मैक्रोफेजेस का बहुत ज़्यादा लोड दिखाई देता है इसमें। हिस्टोलॉजिकली बर्किट लिम्फोमा के अंदर स्टारी स्काई अपीयरेंस दिखती है। कैसी अपीयरेंस? स्टारी स्काई अपीयरेंस इज सीन इन द बर्किट लिम्फोमा। डार्क ट्यूमर सेल्स जो होते हैं वो नाइट स्काई की तरह दिखाई देते हैं, और पेल जो होते हैं वो मैक्रोफेजेस होते हैं, दे आर द स्टार्स। तो पेल मैक्रोफेजेस ऐसे ऐसे दिखाई देंगे बीच में, ठीक है, और इनके बीच में डार्क स्टारी स्काई की तरह ऐसे न्यूक्लियोलस दिखाई देंगे बहुत ज़्यादा, ये ट्यूमर सेल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चे में दांत जो है मैंडिबुलर दांत वो टाइम से पहले निकला है, मतलब दे आर नेटल टीथ प्रेजेंट, ओके, जिसकी वजह से टंग के जो वेंट्रल सरफेस है उसके ऊपर अल्सरेशन देखी जाती है। सो ट्रॉमेटिक अल्सरेशन ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ द टंग, इट इज नोन एज रिगे फेडे डिजीज ड्यू टू द नेटल टीथ,
ठीक है। इट इज़ कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद द नेटल टीथ। ये टंग के साथ साथ लिप का फ्रेनम या फिर टंग का फ्रेनम जो है वो भी एसोसिएटेड हो सकता है। अल्सरेशन इन द सबलिंगुअल एरिया इन द इन्फेंट्स वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन 1857 बाय कार्डेलाई। In 1881 and in 1890, Rigge and Fede described the lesion histologically as the subsequently being known as Rigge-Fede disease, although a more appropriate descriptive term is neonatal sublingual traumatic ulceration. Neonatal sublingual traumatic ulceration. देखो नियोनेटल कैसे याद रखना है, नियो को हम अगर जंबल करें तो 1 बनता है, विद इन 1 मंथ अगर ये चीज़ दांत निकल आ रहे हैं उसके साथ एसोसिएटेड ये जो अल्सर बनता है ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ द टंग, दैट इज Rigge-Fede disease. Next, a 22-year-old male patient presented with sudden onset of abdominal pain initially located in the periumbilical region. Later जो होती है ये periumbilical region से diffuse हो जाती है और continuous हो जाती है. The patient also reported with one episode of vomiting. कोई भी हिस्ट्री फीवर की नहीं थी, कोई हिस्ट्री लूज स्टूल्स की नहीं थी और कोई भी कॉन्स्टिपेशन नहीं था. नो कॉन्स्टिपेशन वॉज सीन इन द पेशेंट. चेस्ट एक्सरे दिखाया गया यहाँ पे. चेस्ट एक्सरे देख के आपको कुछ पता नहीं चलेगा वैसे तो, लेकिन आंसर है न्यूमोपेरिटोनियम. न्यूमोपेरिटोनियम में क्या है कि एक्सरे के अंदर आपने देखनी परफोरेशन इन पाइलोरस ऑफ द स्टमक एंड पेल्विस. पाइलोरस रीजन पे एक परफोरेशन हुई है जिससे कि स्टमक और पेल्विस जो है वो जुड़ गए हैं लगभग. ठीक है, बिल्कुल यहाँ से कंटिन्यूटी बन गई, वहाँ से ऊपर से पैसेज जो है नीचे तक खाली हो गया. वैसे हमारे पास स्टमक जो होगा वो ऐसे करके एक रेडियोल्यूसेंसी में दिखाई देगा, लेकिन इस एक्सरे में क्या है कि इस एक्सरे में जो स्टमक है उसकी रेडियोल्यूसेंसी ऐसे करके है. दिस इज बीनीथ द रिब्स और ये जो रेडियोल्यूसेंसी है नीचे को जा रही है, तो हम कहेंगे न्यूमोपेरिटोनियम इज देयर एंड एक्सरे रिवील्स परफोरेशन इन पाइलोरस ऑफ द स्टमक एंड पेल्विस. इमेजिन करो, बस क्वेश्चन इमेजिनेशन से सॉल्व होगा क्योंकि सेम एक्सरे ना आने वाला है दोबारा और ना ही तुम्हारे को मतलब कुछ चीज़ सेम आएगी. नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन इज व्हाट? द मोस्ट कॉमन कॉज इज रीनल पैरेन्काइमल डिजीज. ठीक है, देखो सेकेंडरी हाइपरटेंशन का खुद ही मतलब ये होता है कि बॉडी में खुद हाइपरटेंशन नहीं है, लेकिन किसी और ऑर्गन के मिसमैच की वजह से, किसी हार्मोन के मिसमैच की वजह से, किसी ड्रग के मिसमैच की वजह से आपकी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो रेज कर जा रहा है. दैट इज द कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन, दैट इज द रीनल पैरेन्काइमल डिजीज. अगला सवाल है, बेक्स ट्रायड ऑफ कार्डियक टैप्रोनेट डज नॉट इंक्लूड व्हाट? बेक्स ट्रायड में 3 चीज़ें आती हैं, हाइपोटेंशन, मफल्ड हार्ट साउंड एंड जुगुलर वीनस डिस्टेंशन. क्या चीज़? हाइपोटेंशन, मफल्ड हार्ट साउंड और जुगलस वीनस डिस्टेंशन. ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिकल ऑल्टरेशंस नहीं आती बेक्स ट्रायड के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आइडेंटिफाई द रूट. डायरेक्टली फोटो दे रखी है, उसको कैसे एनालाइज करोगे? सबसे पहले रूट्स देखनी है. नंबर ऑफ रूट्स आर, इसमें जो रूट्स हैं वो 2 हैं. ठीक है, फिर आपने देखना है कि कस्प कितने हैं. जो हमारी साइड वाली जो हिस्सा है वहाँ पे 3 कस्प दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, सो देयर आर 3 कस्प इन द बकल साइड ऑफ मैंडिबुलर रूट. 2 रूट हैं तो मेजल और डिस्टल 2 रूट हैं, तो इसको हम मैंडिबुलर मोलर तक आ जाएंगे. ठीक है, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि मीजियो बक्कल कस्प जो है वो वाइडेस्ट है इसके अंदर. दूसरी साइड जो अंदर की साइड ये बाहर वाली साइड है और इसके अंदर वाली साइड मीजियो बक्कल कस्प इज वाइडेस्ट. ठीक है, तो ये वाला मीजियो बक्कल कस्प था, सो इट विल बी मैंडिबुलर राइट फर्स्ट मोलर. ठीक है, मैंडिबुलर राइट मोलर आएगा. फर्स्ट सेकंड थर्ड डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है. राइट मोलर, अगर डायरेक्ट फोटो देख के पूछ रहे हैं तुम्हें तो डायरेक्ट सबसे पहले रूट देखो, फिर कस्प देखो, उसके बाद कस्प से इमेजिन करो कि आप एक टूथ को किस सॉकेट में लगा सकते हो. ठीक है, देन यू टिक द आंसर. नेक्स्ट, अ नोन डायबिटिक पेशेंट रिपोर्ट्स विद रेडिश एडिमा, ब्लूइश ब्लैक डिस्कलरेशन ऑफ फिंगर्स टिप्स ऑफ द राइट हैंड. Left hand appears normal. The possible diagnosis for right hand fingertips to be discolored is what? There could be arterial obstruction in it. ठीक है, क्या हो रहा है? Arterial obstruction. That's due to Raynaud's phenomena. That's a diabetic vascular disease. Raynaud's phenomena is a vasospastic disorder causing discoloration of the fingers, discoloration of the toes, and occasionally other areas. The condition can also cause the fingernails to become brittle and with longitudinal ridges. ठीक है, ये diabetic vascular diseases होते हैं. It was named after a French physician named as Maurice Raynaud. That is from 1834 to 1881. His age जितनी भी उसकी उम्र थी. The phenomena was believed to be as a result of vasospasms that decrease the blood supply to the respective regions. Emotional stress, cold are classical triggers of the phenomena. It occurs due to arterial obstruction. जो उंगलियां हैं वो नीली पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं. स्किन जो है वो वाइट कलर की हो जाती है. ठीक है, बहुत ज़्यादा वाइट कलर की स्किन हो जाती है इसकी उंगलियों की और उंगलियां नीली पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं ब्लड वेसल्स रिट्रैक्ट करने की वजह से. ठीक है, द स्किन टर्न्स रेड
जब ब्लड फ्लो रिटर्न करेगा। ऐसे उंगलियां नीली पड़ रहेंगी, फिर अगर आप गर्म पानी में डालते हो तो स्किन जो होगी वो रेडिश की तरफ चल जाएगी। दैट इज नोन एज रेनॉल्ड्स फिनोमेना। And this Raynaud's phenomenon shows arterial ischemia or obstruction of blood flow to the organ. Next question is identify the structure that is labeled in the diagram below. तो ये पूछ रहा है इस चीज़ को क्या बोलते हैं। ये जो होती हैं इंक्रीमेंटल लाइंस होती हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय स्ट्राई ऑफ रेड सेल्स, ठीक है। दीज आर इंक्रीमेंटल लाइंस ऑफ इनामल डेपोजिशन ड्यूरिंग द इनामल फॉर्मेशन। ये इनामल के ऊपर जो डेपोजिशन, टाइमली डेपोजिशन होती है, इंक्रीमेंटल लाइंस बनती रहती हैं। द लाइन विच इज डार्केस्ट इज कॉल्ड एज द नियोनेटल लाइन, ठीक है। जो डार्केस्ट लाइन होती है उसको कहते हैं नियोनेटल लाइन, ठीक है। एंड इट डिमार्क्स द इनामल फॉर्म ड्यूरिंग द इंट्रा यूट्राइन पीरियड एंड द आफ्टर बर्थ। इंट्रा यूट्राइन पीरियड एंड आफ्टर बर्थ जो लाइन बनती है वो डार्क कलर की होती है, दैट इज नियोनेटल लाइन। इंक्रीमेंटल लाइन्स इन द डेंटिन आर कॉल्ड एज वॉन एबनियर लाइन्स। इन द डेंटिन अगर ये लाइन्स बनेंगी तो दे आर नोन एज वॉन एबनियर्स लाइन्स। कॉन्टूर लाइन्स ऑफ ओवन are accentuate von Ebner lines which represent disturbance in matrix formation and mineralization of matrix, ठीक है। These are neonatal lines, ठीक है। जो डार्क कलर की जो लाइन्स है these are neonatal lines and these are the striae of Reticeus। ये सारी इंक्रीमेंटल लाइन्स है। ये जो नियोनेटल लाइन है ये सबसे पहले बनी हुई है जब बर्थ का टाइम हुआ या फिर जो मदर के वूम के अंदर तब बनती है, ठीक है। और ये जो नई बन रही है these are known as striae of Reticeus। अगला डायरेक्टली एक टूथ की इमेज दे रखी है आपको, ठीक है। और देखने में लग रहा है कि मैंडिबुलर टूथ है, ठीक है। और उसमें जो डिस्टल साइड है वो लॉन्गर है, मीजल साइड शॉर्टर है। और ये टूथ है ऐसे करके ऐसे है, सिंगल कस्प टूथ, और ये नीचे से जाके ऐसे नीचे बेंड कर रहा है। दिस इज द मैंडिबुलर कैनाइन। किस साइड का होगा? अगर आप पेशेंट को देखते हो 1 2 3 4, ओके, द राइट साइड ऑफ द पेशेंट, राइट मैंडिबुलर कैनाइन ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट डिपॉजिटेड अनमिनरलाइज्ड लेयर ऑफ डेंटिन एडसेंट टू पल्प इज नोन एज प्रीडेंटिन। देखो प्रीडेंटिन पल्प के बाद जो पहली लेयर है वो हमेशा प्रीडेंटिन आती है, प्रीडेंटिन। नेक्स्ट लैमिनिन एंड फाइब्रोनेक्टिन इन पेरियोडोंटल लिगामेंट आर द टाइप्स ऑफ, दे आर टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। लैमिनिन एंड फाइब्रोनेक्टिन इन द पीडीएल आर टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेल राउंडेड रिजेस आर देयर, द पॉन्टिक ऑफ चॉइस इज व्हाट? तो आंसर है मॉडिफाइड रिज लैप। इन द मैंडिबुलर एंटीरियर रीजन व्हेन देयर इज मिनिमल बोन लॉस, ठीक है, जब एस्थेटिक्स इंपॉर्टेंट है तो मॉडिफाइड रिज लैप इज प्रेफर्ड, ठीक है। अब अगर वेयर देयर इज एक्सटेंसिव बोन लॉस, मॉडिफाइड रिज लैप विद नो एम्ब्रेजर इज प्रेफर्ड। जहाँ पे हमारे पास मैंडिबुलर पोस्टीरियर की बात आ जाती है तो वहाँ पे हम स्फीरॉइडल दांत देते हैं, ठीक है। और मैक्सिलरी पोस्टीरियर की बात आती है तो मॉडिफाइड रिज लैप पॉन्टिक दिए जाते हैं। दे कैन बी कंसिडर्ड डिपेंडिंग ऑन द एस्थेटिक रिक्वायरमेंट। According to Manchester Emergency Child Management Protocol, immediate referral and hospitalization is given under which code? It is given under the code red. Immediate referral and hospitalization under the code red. देखो लेवल होता है हमारे पास 1 2 3 4 5। इस लेवल के साथ स्टेटस होता है, दैट इज 1 का आता है अगर इमीडिएट आपको करना है चीज़ तो कलर विल बी रेड, ठीक है। टाइम ऑफ असेसमेंट इसमें 0 मिनट्स होता है, ठीक। अगर 2 है हमारे पास तो मतलब इमीडिएट नहीं है, वेरी अर्जेंट है, ऑरेंज आपको कलर दिया जाता है कोड में। और पहले 10 मिनट्स के अंदर आपको टाइम ऑफ असेसमेंट आपको करके उसको पेशेंट को रेफर करना होता है। फिर आता है अर्जेंट, वेरी अर्जेंट के बाद आता है अर्जेंट। अर्जेंट इज़ येलो, आपके पास 1 घंटा होता है पेशेंट को पूरा डिलीवर वगैरह करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड इज़ कोड ग्रीन, ऑलराइट। इसमें 120 मिनट्स होते हैं लगभग, ठीक है। मतलब 2 घंटे आपके पास है कि आप पेशेंट को ले जाओ, ठीक करो, जो भी करना है आपने करो, टेस्ट करो, उसको पूरी ट्रीटमेंट देने के लिए 2 घंटे होते हैं मिनिमम। और उसके बाद आता है नॉन अर्जेंट। नॉन अर्जेंट में है कि कोड ब्लू चलता है। कोड ब्लू मतलब 240 मिनट्स के अंदर आपको उसको एड्रेस करके ठीक करना उसकी दिक्कत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेजिन अ 14-year-old पेशेंट रिपोर्टेड टू द कंप्लेन ऑफ रैपिडली ग्लोइंग स्वेलिंग इन द ओवर एंटीरियर मैक्सिला। एंटीरियर मैक्सिला के रीजन में, जो गम्स वाला रीजन होता है मैक्सिला का, वहाँ पे रैपिडली ग्रोइंग स्वेलिंग दिखाई दे रही है। एंड देयर इज रिकरेंट साइनोसाइटिस, मतलब साइनस की इन्फ्लेमेशन बार बार हो रही है उसके अंदर। क्लिनिकल एग्जामिनेशन रिवील्स द फॉलोइंग फाइंडिंग्स विद वेस्टिबुलर ऑब्लिटरेशन, आइडेंटिफाई द पैथोलॉजी। वेस्टिब्यूल जो है वो पूरा ऑब्लिटरेट कर गया क्योंकि वो पूरा मैक्सिलरी रीजन फूल गया, ठीक है। और क्लिनिकल फाइंडिंग में हमारे पास पूरा, अब हम उसको प्रेस कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा है, वो पूरा वेस्टिब्यूल ही फूला हुआ है, ठीक है। व्हाट कुड बी मोस्ट लाइकली द कॉज? इट इज़ जुवेनाइल ऑसिफाइंग फाइब्रोमा, ठीक है, क्योंकि 14 साल का बच्चा है। Juvenile ossifying fibroma. The ossifying fibroma belongs to the group of lesions known as fibro-osseous lesions, whereby the normal bone is replaced with the fibrous bone. Normal bone is replaced with the fibrous bone. ठीक है. Fibrous tissue containing abnormal bone. जो ossifying fibroma होता है, it is one of the most common benign fibro-osseous lesions. Ossifying fibroma is one of the most common
benign fibroosseous lesions of or neoplasm of the oral and maxillofacial region. इसके अलावा बात आती है sesamoid, semomatoid juvenile ossifying fibroma. Semomatoid juvenile ossifying fibroma. It is uncommon neoplasm that is distinguished from the adult variant of ossifying fibromas on the basis of age, site, clinical behavior and microscopic appearance. जो semomatoid juvenile ossifying fibroma है, it is seen in the children younger than 15 years of age. In the maxilla, it is more commonly involved in the mandible. ठीक है, मतलब मैग्जिला में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है रादर देन द मैंडिबल. जो सेमोमेटॉइड जुवेनाइल ऑसिफाइंग फाइब्रोमा है, इट इज़ फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्विंग द पैरानेजल साइनसेस, स्फेनॉइड बोन, इथमॉइड बोन. यूजुअली देयर इज मैक्सिलरी एक्सपेंशन ऑन द बक्कल साइड विद हार्ड पैल्पेबल स्वेलिंग. मैक्सिलरी एक्सपेंशन होती है बक्कल साइड में विद हार्ड पैल्पेबल स्वेलिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 तरह के रूट फ्रैक्चर दिए हुए हैं. पूछा है किसकी वर्स्ट प्रोग्नोसिस होती है. फर्स्ट इज सर्वाइकल रूट फ्रैक्चर, सेकंड इज अपाइकल रूट फ्रैक्चर, थर्ड इज मिड रूट फ्रैक्चर एंड फोर्थ कह रहा है कि इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रैक्चर लाइन. अगर हमारा सर्वाइकल रूट फ्रैक्चर हो गया, सर्वाइकल जगह से ही दांत जो है वो टूट गया, तो दैट हैज़ द लीस्ट प्रोग्नोसिस. ठीक है. कॉर्नल थर्ड ऑफ द रूट फ्रैक्चर प्रोग्नोसिस इज पुअर बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट टू इमोबिलाइज द टूथ. ठीक है, क्योंकि वहाँ से टूथ जो है वो ढीला होता रहता है. बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट मूवमेंट ऑफ द टूथ, रिपेयर डज नॉट टेक प्लेस एंड द टूथ इवेंचुअली फॉल्स ऑफ बिकॉज ऑफ तो इसके लिए हम कहते हैं कि इट हैज़ द वर्स्ट प्रोग्नोसिस. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट ट्राइकोमोनाज वैजिनालिस. जो ट्रू स्टेटमेंट है, ट्राइकोमोनाज वैजिनालिस में ट्विचिंग मोटिलिटी इज सीन ऑन वेट सलाइन माउंट. द ट्राइकोमोनाज कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इन द प्रेपरेशन as it shows a distinguishing asynchronous motion known as quivering or twitching motility in a wet saline mount. ठीक है, कैसे ट्विचिंग मोशन शो करता है या फिर क्विवरिंग वाला मोशन शो करता है ये एक वेट सलाइन सॉल्यूशन माउंट अगर हम बनाते हैं ट्राइकोमोनास का. तो मतलब है तो ये माइक्रोबायोलॉजिकल फाइंडिंग, बट इट इज़ अ गुड फाइंडिंग जिससे कि हम ट्राइकोमोनास को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. Next, imagine a 4-year-old child that suffers from cough, wheezing, and difficulty in swallowing, and there is odynophagia. All right. Examination reveals a thick gray membrane over the posterior part of the oral cavity. Identify the condition. Odynophagia का मतलब होता है कि pain while swallowing. Pain while swallowing. आंसर इसमें है diphtheria. Diphtherium is commonly known as the infection of the upper respiratory tract and causes fever, sore throat, and malaise. ठीक है. इसके साथ साथ एक thick ग्रे ग्रीन मेम्ब्रेन जो है वो सूडो मेम्ब्रेन डेवलपमेंट हो जाती है इन द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टंग. मतलब जो पैलेट है पोस्टीरियर बॉर्डर पे, उसके ऊपर एक थिक ग्रे ग्रीन मेम्ब्रेन डेवलप हो जाती है. ठीक है, ये शो करती है बैक्टीरियल ग्रोथ, टॉक्सिन प्रोडक्शन, नेक्रोलिसिस ऑफ द अंडरलाइंग टिश्यू एंड होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स का जो एक्शन है वो भी शो करती है. साइन एंड सिम्टम्स में सिम्टम्स ऑफ डिप्थीरिया आर 2 जो कि बिगिन करते हैं 2 से 7 दिन ऑफ इन्फेक्शन के अंदर. फीवर रहता है 38 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर इससे अब भी रह सकता है. अलॉन्ग विद फीवर देयर आर चिल्स, फटीग, ब्लूइश कलरेशन ऑफ द स्किन, साइनोसिस, सोर थ्रोट, होर्सनेस ऑफ द वॉइस, कफ, हेडेक, डिफिकल्टी इन swallowing, पेनफुल swallowing will be there, difficulty in breathing is there, rapid breathing is there, foul smelling, blood stained nasal discharge होता है, और उसके साथ साथ lymph adenopathy भी देखी जाती है. Within 2 to 3 days diphtheria may destroy the healthy tissues. ठीक है, इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम. डिप्थीरिया 2 से 3 दिन में हेल्दी टिश्यूज को डिस्ट्रॉय कर देता है इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम. डेड टिश्यूज फॉर्म अ थिक ग्रे कोटिंग दैट कैन बिल्ड अप इन द थ्रोट और नोज. थिक ग्रे कोटिंग जो कि नाक और थ्रोट के अंदर डेवलप कर जाता है. दिस ग्रे कोटिंग इज नोन एज सूडोमेम्ब्रेनस फॉर्मेशन. इट कैन कवर द नोज, टॉन्सिल्स, वॉइस बॉक्स, थ्रोट, मेकिंग इट वेरी हार्ड टू ब्रीथ एंड swallow. Symptoms can also include cardiac arrhythmias, myocarditis, and cranial and peripheral nerve palsies. Cranial और peripheral nerve palsies हो जाती है, cardiac arrhythmia हो जाता है, myocarditis हो जाता है. ठीक है. Statement based question. Fraction of end diastolic volume of blood ejected by ventricles in each stroke is called as what? It is known as ejection fraction. Okay. It is known as ejection fraction. The closure of atrioventricular valve produces what sound? AV valve जब क्लोज करते हैं तो फर्स्ट हार्ट साउंड निकलती है, दैट इज लब. 2 हार्ट साउंड जो होती है हमारे पास नॉर्मल होती है, S1 S2. ठीक है, S1 जो होती है LUPP, दैट इज लब, और फिर DUBB जो है डब जो है वो हमारी S2 होती है. S2 आती है सेमिल्यूनर वाल्व के क्लोजर की वजह से. S1 आती है एट्रियोवेनस वाल्व के क्लोजर की वजह से. ठीक है, इसके अलावा 2 और साउंड्स होती हैं. S3 तब होती है जब ब्लड फ्लो कर जाता है इनटू द वेंट्रिकल. फेंट साउंड निकलती है जब ब्लड फ्लो करता है इनटू द वेंट्रिकल्स.
ठीक है। S4 तब आती है जब अनदर फेंट साउंड विद एसोसिएटेड एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तब एक फेंट साउंड होती है, दैट इज S4। ठीक है। ऑस्कल्टेशन हमारा जो मेथड होता है जिसमें हम हार्ट साउंड को सुनते हैं और उन्हें एनालाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, दैट इज ऑस्कल्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25-year-old pale patient came with chief complaint of root stump with respect to 1-1. ठीक है। And patient wanted the fist prosthesis. The patient has high smile line and he was unwilling for implant therapy due to financial reasons. The pontic of choice in provisional bridge replacing 1-1 immediately after extraction is what? We will give, अगर एकदम immediately after extraction हम pontic दे रहे हैं तो हमें ovate pontic जो है वो सबसे ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, इट्स बेस्ट। ओवेट इज द मोस्ट एस्थेटिकली अपीलिंग pontic डिजाइन। सॉकेट प्रिजर्वेशन टेक्निक्स शुड बी परफॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ एक्सट्रैक्शन टू क्रिएट द टिश्यू रिसेस फ्रॉम विच ओवेट pontic फॉर्म विल इमर्ज। द कंटूर ऑफ pontic शुड बी एबल टू कंडीशन एंड शेप द रेजिडुअल रिज वाइल हीलिंग। तो वो एक पूरी रिज जो है वो एक ढंग का एक पूरा जिंजाइवल सर्फेस बनाए देगा इसके ऊपर, ठीक है, जो कि बिल्कुल एस्थेटिकली प्लीजिंग होगा। फॉलोइंग रेस्पिरेटरी सेंटर शोन इन येलो प्लेज अ रोल इन। देखो 4 रेस्पिरेटरी सेंटर है हमारे पास, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, एपोन्यूरोस्टिक सेंटर, वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर और डॉर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर। येलो से जो दिखाया दैट इज न्यूमोटैक्सिक सेंटर, उसका रोल होता है इन द इंस्पिरेटरी स्विच ऑफ, इन द इंस्पिरेटरी स्विच ऑफ। रेस्पिरेटरी सेंटर्स जिनको कि हम पॉन्टाइन सेंटर्स भी बोलते हैं, दे आर न्यूमोटैक्सिक एंड एपोन्यूस्टिक सेंटर्स, न्यूमोटैक्सिक एंड एपोन्यूस्टिक सेंटर्स। न्यूमोटैक्सिक सेंटर्स में अपर पॉन्स में लोकेटेड होता है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज लोकेटेड इन अपर पॉन्स। इट सेंड्स द मैसेज टू DRG न्यूरॉन्स टू स्टॉप इंस्पिरेशन। ओके, ये DRG न्यूरॉन्स की तरफ मैसेज भेजता है ताकि इंस्पिरेशन रोकी जा सके, सो दैट एक्सपीरेशन टेक्स प्लेस। ऑलराइट, सेकंड बात आती है एपोन्यूस्टिक सेंटर के बारे में। एपोन्यूस्टिक सेंटर लोअर पॉन्स में लोकेटेड होता है। इट कॉजेज डीप इंस्पिरेशन when pneumotactic center is damaged। जब न्यूमोटैक्सिक सेंटर डैमेज हो जाता है तो डीप इंस्पिरेशन जो है वो एपोन्यूस्टिक सेंटर करवाता है, लोअर पोन्स में लोकेटेड होता है। एपोन्यूसिस अकर्स डीप इंस्पिरेशन एज एपोन्यूस्टिक सेंटर इज फ्री टू एक्ट इन एब्सेंस ऑफ न्यूमोटैक्सिक सेंटर। एपोन्यूस्टिक सेंटर इज फ्री टू एक्ट इन द एब्सेंस ऑफ न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, तीसरी चीज़ आती है एपोन्यूसिस के बारे में, APNEUSIS। ठीक है, एपोन्यूसिस इज सीन इन द ब्रेन डैमेज। न्यूमोटैक्सिक सेंटर डैमेज में एपोन्यूसिस देखी जाती है, मतलब कि इंस्पायर करने का फंक्शन जो है वो रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ब्रीफ ड्रॉप इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिलो द RMP इज नोन एज व्हाट। देखो, ब्रीफ ड्रॉप इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिलो द नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल, उसको कहते हैं हाइपरपोलराइजेशन। व्हाट इज इट इज नोन एज हाइपरपोलराइजेशन। Hyperpolarization is change in the cell's membrane potential that makes it more negative. It is opposite of that of depolarization. It inhibits the action potential by increasing the stimulus required to move the membrane potential to the action potential threshold. Membrane potential को action potential threshold तक जो stimulus चाहिए required है उसको increase कर देता है। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल तक पहुंचाने के लिए मेम्ब्रेन पोटेंशियल उसमें जो स्टिमुलस रिक्वायर्ड है उसमें इंक्रीज कर देता है। इट इज ऑपोजिट ऑफ दैट ऑफ डीपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन इज ऑपोजिट ऑफ दैट ऑफ डीपोलराइजेशन। नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल हमारा कितना होता है -70 मिलीवोल्ट्स। ओके, देन थ्रेशोल्ड होता है, एक्साइटेशन होती है। ठीक है, जहाँ से ये -55 से लेकर -50 थ्रेशोल्ड तक जा सकता है मैक्सिमम। फिर आती है डीपोलराइजेशन की स्टेट, जहाँ पे पीक आता है, पीक एक्शन पोटेंशियल का आता है बिल्कुल। ठीक है, दिस स्टेट। नाउ रीपोलराइजेशन आकर्स। डीपोलराइजेशन के बाद रीपोलराइजेशन होते 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 बिल्कुल रेस्टिंग के नीचे -70 के भी नीचे चला जाता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इस -55 से लेकर -70 के नीचे जो ये रेंज गई है, दिस इज नोन एज हाइपरपोलराइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग लंग वॉल्यूम्स कैन नॉट बी मेजर्ड यूजिंग स्पायरोमेट्री। Lung volume, inspiratory reserve volume can be measured, expiratory reserve volume can be measured, tidal volume can be measured using spirometry, but the residual volume, it cannot be measured using spirometry. Spirometers can measure 3 of 4 lung volumes, that is inspiratory reserve volume, tidal volume, expiratory reserve volume, cannot measure the residual volume. ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम के अलावा हम फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी भी स्पायरोमीटर से नाप नहीं सकते, क्योंकि उससे फूक नहीं जा रही ना। रेजिडुअल मतलब जो रह जा रही है अंदर, वो कैसे नापोगे आप। ठीक है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी नहीं नाप सकते, टोटल लंग कैपेसिटी नहीं नाप सकते, क्योंकि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम हमारे पास इनकी वैल्यू नहीं है, तो टोटल लंग कैपेसिटी भी नहीं नाप पाए। नेक्स्ट, अ पेशेंट विजिट्स अ ट्यूबरकुलोसिस क्लिनिक। ट्यूबरकुलोसिस के क्लिनिक में गया। अकॉर्डिंग टू NTEP,
What is the next step for the patient with sputum negative but chest rays shows signs of tuberculosis? चेस्ट रे पे पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन स्पूटम टेस्ट नेगेटिव है, ठीक है. सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नॉर्मल टेस्ट हो चुका है, एक्सरे हो चुका है, अब करवाएंगे हम सीबी नैट. व्हाट वी विल डू? सीबी नैट, ठीक है. नाउ सीबी नैट इज कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट. कार्ट्रिज बेस्ड nucleic acid amplification test. It is qualitative, automated, rapid molecular assay. Qualitative, automated, rapid immunoassay or molecular assay. Next question is, in an image shown below of diastema, 8 साल का बच्चा है, what is your line of treatment plan? ठीक है, 8 साल का बच्चा है तो हम कुछ नहीं करेंगे, we will wait and watch. क्योंकि जब हमारे कैनाइन पूरी तरह से रिप्ट कर जाएंगे तो हमारा अकली डकली स्टेज जो है वो क्रॉस कर जाएगी, फिर हमारा डायस्टीमा जो है वो ऑटोमेटिकली क्रॉस कर जाएगा. अगर उसके बाद नहीं करता फिर हम इंटरवेंशन करेंगे. वायरल सिमेट्री लाइक क्यूबिकल, हेलिकल, इकोसाहेड्रल इज बिकॉज ऑफ विच स्ट्रक्चर? जो ये सिमेट्री होती है वायरस के अंदर, दैट इज ड्यू टू कैप्सिड. कैप्सिड प्रोटीन्स की वजह से ये सिमेट्री होती है. नेक्स्ट, अ 10-year-old चाइल्ड रिपोर्ट्स विद द हिस्ट्री ऑफ फेरिंजाइटिस. किस चीज़ की हिस्ट्री है? फेरिंजाइटिस की हिस्ट्री सिंस लास्ट 5 days. ही इज डायग्नोस्ड विद स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स इन्फेक्शन. फर्दर सब सीरोटाइपिंग ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स इज डन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? जो फर्दर सीरोटाइपिंग की जाती है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एम प्रोटीन. किस बेसिस पर? एम प्रोटीन के बेसिस पर इसके अंदर जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स का इन्फेक्शन है उसमें फर्दर सीरोटाइपिंग की जाती है. नेक्स्ट, विच टूथ इज बाइफर्केटेड रूट एनाटॉमी? दैट इज मोस्ट कॉमन वेरिएशन इन एनाटॉमी, ठीक है, तो इट इज मैंडिबुलर कैनाइन. मैंडिबुलर कैनाइन इज द, इसमें बाइफर्केटेड रूट एनाटॉमी सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं. मैंडिबुलर कैनाइन हैज़ द मोस्ट कॉमन इंसिडेंस ऑफ 2 रूट्स, दैट इज 3.1%. मैंडिबुलर लेटरल इंसाइजर हैज़ हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ 2 रूट कैनाल्स. मैंडिबुलर लेटरल इंसाइजर जो होता है उसकी हाईएस्ट इंसिडेंस होती है ऑफ 2 रूट कैनाल्स, ओके, जिसमें कि 17.2% रूट मतलब दांत इंसाइजर्स में ये 2 रूट वाली एनाटॉमी होती है. नेक्स्ट, transient facial paralysis occurs due to what? Transient facial paralysis occurs due to placement of needle too posteriorly due to inferior alveolar nerve block, जिसमें कि हमारा जो हम पीछे वाला पैरोटिड कैप्सूल है उसको पेनिट्रेट करके पीछे चले जाते हैं. टेम्परेरी फेशियल पैरालिसिस हो जाती है, ठीक है. इफेक्ट ऑफ दिस पैरालिसिस वियर्स ऑफ विद टाइम, लगभग 3-4 घंटे के अंदर वियर ऑफ कर जाता है. तब तक जो है वो आई के ऊपर पैच लगा के रखना पड़ता है कॉटन का, ठीक है. कॉटन जो होती है वो मॉइस्ट कॉटन होती है ताकि जो हमारा आई का टिश्यू है दैट डजंट गेट डैमेज ड्यू टू ओपनिंग. कुछ ज़्यादा देर खुल के रखेंगे तो आई में इरिटेशन शुरू हो जाएगी, वो फिर डैमेज ना हो जाए उसके लिए उसको पूरा पैडिंग करके उसको बंद करके रखना पड़ता है. नेक्स्ट, द फर्स्ट डिजिट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फार्मूला रिप्रेजेंट्स व्हाट? 1/10 ऑफ एन mm को रिप्रेजेंट करता है. इट रिप्रेजेंट्स द 1/10 ऑफ एन mm. नेक्स्ट, ऑन कॉन्टूरिंग द क्लास 5 कॉम्पोजिट व्हाट विल हैपन? अगर हम क्लास 5 कॉम्पोजिट को रिकॉन्टूर कुछ ज़्यादा ही कर देंगे तो वहाँ पे प्लाक रिटेंशन विल बी मोर, ओके. ओवर कॉन्टूरिंग कॉजेज डिफ्लेक्शन ऑफ फूड रिजल्टिंग in understimulation of gingiva, usually resulting in increased plaque retention that leads to chronic inflammatory state of gingivitis due to over contoured and over accumulated plaque. Next, gingival seed bevel in amalgam restoration is how much? Amalgam restoration में gingival seed का bevel जो होता है that is 15 to 20 degrees. Okay. Now for amalgam class 2 restoration, bevel is contraindicated in the occlusal cavo-surface margins. Butt joint जो होता है वो cavo-surface angle जो होता है that is from 90 to 100 degrees. Butt joint 90 to 100 degrees का होता है. Marginal amalgam angle जो होता है वो 80 to 90 degree का होता है. Okay. Only acceptable for bevel in gingival cavo-surface margins that is 15 to 20 degrees. Next, examinal controlled exposure based study is what? It is a randomized control trial. ठीक है. Experiments or intervention studies that are similar in approach to cohort studies except that the conditions in which the study is carried out are under direct control of investigator. इसको हम कहते हैं randomized control trial. Next, a 25-year-old patient presents with multiple injuries after RTA, road traffic accident. 2 days later in the hospital he develops dyspnea and petechial blood. Which of the following can be the cause of this bleed? 25 साल का बंदा है, मल्टीपल तो उसको इंजरी जो है वो लॉन्ग बोन्स में हुई है कहीं ना कहीं, ठीक है, वो हमें चेक करना है. लॉन्ग बोन्स में इंजरी होती है तो फैट जो है वो एम्बोलाइज करना शुरू हो जाता है. सो इट इज़ जो आंसर होगा हमारा दैट इज़ फैट एम्बोलिज्म.
Fat embolism indicates often asymptomatic presence of fat globules in the lung parenchyma and the peripheral circulation, generally following long-term bone or other bony major traumas. The cardiopulmonary resuscitation in medical patients is मतलब कार्डियो वो मुश्किल हो जाता है फैट एम्बोलिज्म के केसेस में. नाउ फैट इज रिलीज फ्रॉम द डिसरप्शन ऑफ द साइनोसॉइड्स एडिपोज टिश्यू इन द मैरो. दैट इज अब फैट के एम्बोला जो है फ्रैगमेंट्स वो निकल जाते हैं वहाँ से और वो वीनस सर्कुलेशन में घुस जाते हैं. ठीक है, अब वीनस सर्कुलेशन जाके वो बीच बीच में ब्लॉकेट करवाएंगे, एम्बोलाई बनाएंगे. एम्बोलाई ऑफ द फैट इज द मोस्टली इन यूनिवर्सल इन पेशेंट हु सस्टेन अ पेल्विक बोन फ्रैक्चर और अ लॉन्ग बोन फ्रैक्चर. They undergo a endomedullary nailing of the fractures or placement of knee or hip prosthesis. ठीक है, इसको चेक करने के लिए मैक्रोग्लोबिनेमिया चेक करते हैं हम. ठीक है, मेजर फ्रैक्चर अगर हुआ है तो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, साइंस and radiographic changes will be there. Cerebral signs unrelated to the hand injury will be there. There will be a petechial rash. पूरे बॉडी पे स्मॉल पिन पॉइंटेड रैश होंगे. अगर माइनर साइंस की बात, माइनर एम्बोलिज्म हो रहा है तो देयर विल बी टैकीकार्डिया, 110 से ऊपर हार्ट बीट चलेगी. ठीक है, अलॉन्ग विद दिस देयर विल बी पायरेक्सिया. पायरेक्सिया का मतलब है फीवर 38.5 डिग्री से ज़्यादा रहेगा. रेटिनल चेंजेस ऑफ फैट हो जाएंगे, दैट इज पेटेकिया विल बी ऑब्जर्व्ड इन रेटिना एज वेल. इसके साथ साथ रीनल चेंजेस हो जाएंगे, जॉन्डिस हो जाएगा. लेबोरेटरी चेंजेस में एक्यूट फॉल इन हीमोग्लोबिन लेवल्स हो जाएगा क्योंकि जो बोन मैरो है वहाँ से सारा मटेरियल ही निकल के ब्लड में चला गया है. ठीक है, सडन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया विल बी देयर. सडन, एकदम सडन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, बहुत ज़्यादा प्लेटलेट काउंट कम हो जाएगा. हाई एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट हो जाएगा, प्लस देयर विल बी फैट मैक्रोग्लोबिनेमिया. नेक्स्ट आपके पास एक पेशेंट आया जिसमें पल्सलेस वेंट्रिकल्स आई हैं एकदम. ठीक है, तो क्या ट्रीटमेंट दोगे एकदम से? मैक्सिलिजीन, एमिडारॉन, लिडोकेन, ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं. चौथा ऑप्शन जो सही है दैट इज डीफिब्रिलेशन. ठीक है, अगर पल्स चली गई है तो डीफिब्रिलेटर से बड़ी ट्रीटमेंट हमारे पास है नहीं. एकदम से अगर पेशेंट को देनी है तो डीफिब्रिलाइज करना पड़ेगा ताकि रेस्टिंग पल्स पे जाए और उसके बाद सही से पल्स जो है वो पूरे हार्ट में फैले. ओके, नेक्स्ट, Kussmaul's sign is seen in where? It is seen in constructive pericarditis. Next question is, in mandibular arch, a wire is soldered to a band of molar in case of multiple early loss of primary teeth, which is the appliance. देखो, बैंड हम मोलर पे सिल रहे और उसके बाद आगे के दांतों की तरफ ले जाके हम एक स्पेस मेंटेनर बना रहे हैं. सो इट इज़ बेसिकली अ लिंगुअल आर्च स्पेस मेंटेनर. Lingual arch space maintainer is fixed non-functional space maintainer indicated in the areas of multiple primary tooth loss in the mandibular arch. Okay, लेकिन इसमें एक चीज़ इंडिकेशन हमें चाहिए रहती है. हमें जो मैंडिबुलर इंसाइजर है, परमानेंट इंसाइजर, वो इरप्ट हो चुके होने चाहिए. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पेरीसीजन अटैचमेंट्स? देखो, पेरीसीजन अटैचमेंट में कीवे शुड बी ऑन द डिस्टल सर्फेस ऑफ मेजियल अबटमेंट. कीवे should be on the distal surface of the mesial abutment. The stress breakers of the periseason attachment or non-rigid connectors are indicated when there is single pass of insertion cannot be achieved due to non-parallel abutments. Non-parallel abutments की mismatch की वजह से हम single path of insertion अचीव नहीं कर पा रहे. The distal stress breaker seats into the keyway when subjected to occlusal forces, while a mesial stress breaker unseats the key from the keyway due to which keyway is located on the distal surface of mesial abutment. देखो, keyway जो होगा वो distal surface of mesial abutment पे डालना है हमने, या फिर pier abutment जिसको बोल सकते हैं. Key on the mesial surface of distal pontic should be there. Next, implant which traverses through full length of bone and engages bone cortices is known as what implant? देखो, दोनों साइड की cortices को engage कर ले रहा है और traverse कर रहा है through the full length of the bone. It is known as transosteal implant. Next, patient is reported with acute upper abdominal pain, jaundice, fever, malaise. The CT scan revealed carcinoma involving the head of the pancreas. Jaundice is because of compression of what? Jaundice is because of the compression of common bile duct, जो कि पैनक्रियास के फूलने की वजह से पाइल डक्ट जो है हमारी वो क्लोज हो चुकी है. द इंट्राडक्टल पैपिलरी म्यूसिनस न्यूप्लाज्म, दैट इज IPMNS, दे यूजुअली अकर विद इन द हेड ऑफ द पैनक्रियास एंड अराइज विद इन द पैनक्रियाटिक डक्ट. The ductal epithelium forms a papillary projection into the duct and the mucin production causes intraluminal cystic dilation of pancreatic ducts. Cancer in the head of pancreas will usually compress the bile duct and cause yellowing of the eyes and urine, that is known as jaundice. Teeth nahi. Okay, this is usually accomplished by pale stools and itching in the body. Next, a child showed an ankylosed primary molar. Ankylosed primary molar है with successor permanent tooth bud developing under its roots. What will you advise the patient? ठीक है, अब
पेशेंट को तो एडवाइस नहीं कर पाओगे, बच्चा है तो बच्चे के माता पिता को एडवाइस करोगे। द एडवाइस विल बी द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्राइमरी टूथ व्हेन इट स्टार्ट्स टू कॉज ऑल्ट्रेशन इन द पाथ और इरप्शन ऑफ द सक्सेसर टूथ। ठीक है, जब नीचे वाला दांत इरप्ट करना शुरू होगा तब हम ऊपर वाला दांत जो है दूध का दांत उसको निकलवा देंगे। During cavity preparation in the primary mandibular first molar, a pinpoint pulpal exposure occurs. What will you do? देखो, अगर पिन पॉइंट पल्पर एक्सपोजर हुआ है वो भी आपकी कंट्रोल्ड सेटिंग के अंदर, देन डायरेक्ट पल्प कैपिंग यूजिंग MTA वुड शुड बी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कि कंडीशनिंग दिखाई हुई है कि कुत्ते को पहले खाना दिखाते तो उसके मुंह में पानी आ जाता है, फिर घंटी के सामने घंटी बजाते खाना दिखाते फिर कुत्ते को पानी आ जाता है, फिर घंटी के साथ उसको खाना मिल रहा होता है, जितनी बार जैसे घंटी बजाएंगे उससे उसको खाना डाल देंगे। तो उसके बाद कंडीशनिंग जब हो जाती है उसकी, तो जैसे घंटी बजाती है वैसे कुत्ते के मुंह में पानी आ जाता है। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है? दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। दिस थ्योरी वॉज डिस्क्राइब्ड बाय रशियन साइकोलॉजिस्ट आइवन पावलोव in 1937. Ivan Pavlov in 1937. Pavlov's classical experiment involved a presentation of food to a hungry animal along with some of the other stimulus. For example, the ringing the bell. In the famous experiment, he showed the dog. He showed the sight of smell of the food produced an unconditional response of salivation in the animal. He presented the food together with the ringing bell. The sound of the bell is called as the neutral stimulus. What is it known as? It is known as neutral stimulus because it does not produce any response by itself, but it triggers two events occurring together. Okay, कि बेल जब ट्रिगर हो रही है तो ये ट्रिगर कर दे रहा है कि अब उसको खाना मिलने वाला है, सो इट रिस्पॉन्स टू अनकंडीशनड सलाइवेशन. ठीक है, लेटर द रिंगिंग ऑफ बेल अलोन वुड ब्रिंग अबाउट कंडीशनल रिस्पॉन्स इन द सलाइवेशन इन द डॉग. नाउ क्लासिकल कंडीशनिंग thus operates by simple process of association of one stimulus with other. एक स्टिमुलस को हम दूसरे के साथ एसोसिएट कर रहे हैं सिंपली. नेक्स्ट, डैश वॉज एडेड रिसेंटली टू द पीडियोडोंटिक ट्रीटमेंट ट्राइंगल. पीडियोडोंटिक ट्रीटमेंट ट्राइंगल में सबसे पहले नर्स था, पीडियाट्रिशियन था, स्कूल था. ठीक है, अब इसमें सोसाइटी भी ऐड हो गई है. सोसाइटी इज ऑल्सो एडेड इन पीडियोडोंटिक ट्रीटमेंट ट्राइंगल. ठीक है, एक जगह चाइल्ड आता है, एक जगह पेरेंट आता है और एक जगह सारा डेंटल का जितने भी टीम आती है वो सब आती है, और इसके अराउंड जो गोला बनता है इसमें सोसाइटी आ जाती है. बिकॉज दीज इंडिविजुअल्स एंड देयर रिलेशनशिप्स कैन नॉट बी सेग्रीगेटेड फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, द ट्राइंगल इज इनसर्कल्ड बाय सोसाइटी. ठीक है, सोसाइटी के बगैर ये पॉसिबल नहीं है. मैनेजमेंट मेथड्स एक्सेप्टेबल टू द सोसाइटी एंड litigious of the society have been factors influencing these treatment modalities. Next, which of the following impression material is not disinfected by chlorinated solution for more than 10 minutes? पॉलीईथर नहीं कर सकते हम, पॉलीईथर नहीं कर सकते, और कोई भी यूजिनॉल वगैरह वाला जो है उसको क्लोरिनेटेड चीज़ों से हम साफ नहीं कर सकते. पॉलीईथर absorbs water and fluids. Simultaneously leaching of water from the soluble plasticizer will occur. The long immersion may cause surfactant in the polyether to leach out and render the impression as unuseful. ठीक है, बिकॉज वो लेस हाइड्रोफिलिक हो जाएगा, लेस हाइड्रोफिलिक इंप्रेशन हो जाएगा. दिस मेक्स इट ससेप्टेबल फॉर डायमेंशनल चेंज. अगर उसको 10 मिनट से ज़्यादा रखेंगे तो वो डायमेंशनल चेंज कर ही देगा. पॉलीईथर. ठीक है, पॉलीईथर नहीं डाल सकते. नेक्स्ट, 7-year-old चाइल्ड रिपोर्ट्स विद प्रोग्रेसिव रिडक्शन इन माउथ ओपनिंग विच इज नाउ 5 mm. 7 साल के बच्चे की माउथ ओपनिंग 5 मिलीमीटर है. ऑन एग्जामिनेशन देयर इज डेविएशन ऑफ चिन टुवर्ड्स लेफ्ट साइड. डेविएशन ऑफ चिन टुवर्ड्स लेफ्ट साइड इज देयर. नाउ पास्ट हिस्ट्री रिवील्स द ट्रॉमा टू द फेस 2 years बैक. व्हाट शुड बी द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर द चाइल्ड? लाइन ऑफ ट्रीटमेंट विल बी इंटरपोजिशनल आर्थ्रोप्लास्टी विद ऑटोजीनस कॉस्टोकॉन्ड्रल ग्राफ. इंटरपोजिशनल आर्थ्रोप्लास्टी विद ऑटोजीनस कॉस्टोकॉन्ड्रल ग्राफ. नेक्स्ट, 35-year-old मेल पेशेंट प्रेजेंस विद ब्लीडिंग गम्स. 35 साल का बंदा है, ब्लीडिंग गम्स के साथ आया. ईजी ब्रूजिंग ऑफ द स्किन इज देयर. अ काइमोटिक रैश इज देयर. स्किन शोज लीनियर पेटेकिए. स्किन में लीनियर पेटेकिए बन रहे हैं, रेडिएटिंग फ्रॉम द हेयर फॉलिकल्स टू लिम्ब एंड ट्रंक. दिस इज डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट विटामिन? ये जो होता है दैट इज ड्यू टू विटामिन सी डेफिशिएंसी. ठीक है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से सबसे ज़्यादा ये चीज़ होती है. ब्लीडिंग गम्स हो जाती है, ईजी ब्रूजिंग ऑफ द स्किन होती है, काइमोटिक रैश हो जाता है, और फिर पेटेकी हो जाते हैं. पिन पॉइंट रेड स्पॉट्स बन जाते हैं जहाँ खारिज भी हो रही थी फ्रॉम हेली फॉलिकल्स टू लिम्ब ऑफ द ट्रंक. वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से. क्वेश्चन इज लेफॉर्ट 1 फ्रैक्चर इन्वॉल्व्स व्हाट? लेफॉर्ट 1 फ्रैक्चर इट इन्वॉल्व्स द मैक्सिला. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्क्रू रिटेन्ड इम्प्लांट प्रोस्थेसिस? Screw retained implant prosthesis can be given in less interocclusal space. Alright, ठीक है, उसका लैब प्रोसीजर से हमें कोई मतलब नहीं, उसके डिफिकल्ट टू रिट्रीव है कोई मतलब नहीं है. इट कॉजेज माइक्रो लीकेज ऑफ द इम्प्लांट स्क्रू जंक्शन नहीं होता ऐसा. ठीक है, इट कैन बी गिवन इन लेस इंटरऑक्लूजल स्पेस. दैट इज द एडवांटेज ऑफ स्क्रू रिटेन्ड इम्प्लांट प्रोस्थेसिस. ओके, नेक्स्ट, द नॉन रिजिड कनेक्टर यूज्ड इन विच. ठीक है, नॉन रिजिड कनेक्टर जो होते हैं
वो हमारे पियर अबाटमेंट्स में यूज़ किए जाते हैं। जो की वाले हमारे हम क्राउन बनाते हैं उसमें भी यूज़ किए जाते हैं ऑन द डिस्टल साइड ऑफ द पियर अबाटमेंट, ऑन द डिस्टल साइड। कीज में भी डिस्टल साइड पे यूज़ किया जाता है। एट द जंक्शन ऑफ पियर अबाटमेंट एंड द डिस्टल पॉन्टिक भी हमारे पास नॉन रिजिड कनेक्टर यूज़ किया जाता है। नाउ पियर अबाटमेंट इट is a single tooth bounded by edentulous spaces on either side. Single tooth bounded by edentulous spaces on either side. A non-rigid connector consists of a key in a keyway that the keyway is placed on the distal side of the pier abutment and the key is attached onto medial side. जो की अटैच होती है वो medial side पे होती है, ठीक है, और जो distal side है उस पे की का होल होता है, ठीक है। कीवे इज प्लेस्ड ऑन द डिस्टल साइड, होल मतलब इज ऑन द डिस्टल साइड और कीज होगी वो मीजल साइड पे अटैच होगी ऑन द पॉन्टिक ऑफ द डिस्टल एडेंचुलर स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 2-year-old child is severely undernourished and has generalized diffuse edema. Undernourished है, generalized diffuse edema है। Child is lethargic with poor appetite. Lethargic with poor appetite. There is decreased serum protein, decreased protein albumin, ठीक है। अब बेसिकली आइडेंटिफाई करना है हमने इस डिजीज को। कंडीशन है वैसे तो ये, इट इज़ अ क्वाशियोर का डिजीज है, ठीक है। माल न्यूट्रिशन है, अंडर न्यूरिश्ड है और लेथार्जिक और पुअर एपेटाइट है। दिस इज अ कंडीशन ऑफ क्वाशियोर। देखो क्वाशियोर में ना खाना ही नहीं मिल रहा होता, अंडर नरिश होते हैं। और मैरास्मस में क्या होता है कि खाना तो मिल रहा है लेकिन उसमें प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, 8-year-old child presents with generalized edema and serum albumin levels were 2 gram per deciliter. There is hematuria. जो यूरिन है उसमें खून आ रहा है। व्हाट इज द डायग्नोसिस? डायग्नोसिस इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, दो तरह के सिंड्रोम होते हैं हमारे पास, नेफ्राइटिक सिंड्रोम एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ओके। पहले बात होती है नेफ्राइटिक सिंड्रोम के बारे में। देयर इज ओलिगोयूरिया, ऑलराइट, देयर इज हिमैचूरिया, ठीक है, यूरिन में खून आना शुरू हो जाएगा। नॉन सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया इज देयर, नॉन सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा, CR इंक्रीज कर जाएगा, BUN इंक्रीज कर जाएगा। BUN मीन्स ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इंक्रीज कर जाएगा और क्रिएटिनिन की वैल्यू भी ब्लड में इंक्रीज कर जाएगी, बॉडी में इंक्रीज कर जाएगी। एडीमा हो जाएगा, ठीक है, सॉल्ट और वाटर रिटेंशन हो जाएगा, प्लस हाइपरटेंशन विल बी देयर, प्लस RBC एंड प्रोटीन कास्ट विल बी फॉर्म्ड। देखो कास्ट क्या होती है, वो टाइनी मोल्ड्स होते हैं इन द रीनल ट्यूब्यूल्स दैट आर फॉर्म्ड व्हेन द प्रोटीन्स प्रेसिपिटेट इनसाइड दीज रीनल ट्यूब्यूल्स, और फिर वो ट्रैप हो जाते हैं रीनल ट्यूब्यूल के अंदर, ठीक है। इसको बोलते हैं RBC कास्ट, ऑलराइट। दूसरी बात आती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्रोटीन यूरिया ज़्यादा होता है। नेफ्रोटिक रेंज होती है वो ग्रेटर देन 3.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स इन यूरिन 24 घंटे के अंदर निकल जाता है। एडीमा हो जाता है, ठीक है। रिटेंशन प्लस हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया, एल्ब्यूमिन बाहर निकल रहा है बहुत ज़्यादा तो रिटेंशन हो जाती है, प्लस हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया हो जाता है। हाइपर लिपिडीमिया हो जाता है, लिपिड्स की कंसंट्रेशन बॉडी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है, प्लस लिपिड्स यूरिन में निकलना शुरू हो जाते हैं, प्लस प्रोटीन कास्ट इसमें भी किडनीज के अंदर बन जाते हैं। Next, which is currently the most ideal and commonly used graft material for closure of oroenteral fistula? Oroenteral fistula के क्लोजर के लिए हम बक्कल एडवांसमेंट फ्लैप यूज़ करते हैं। बक्कल एडवांसमेंट फ्लैप विद बक्कल फ्लैट पैड, फैट पैड। अगला सवाल है कि एक पेशेंट आया आपके पास जिसकी टांग में पूरा कट लग चुका है, पीछे वाले पूरे फेशिया में कट लग चुका, पूरा मसल कट चुका है अंदर से बाहर तक, हड्डी तक दिख रही है। तो व्हाट विल यू डू? विल डू फेशियोटोमी एंड कंपार्टमेंट प्रोसीजर, alright. Fasciotomy or fasciectomy is a surgical procedure when the fascia is cut to relieve the tension or pressure in order to treat the resulting loss of circulation into an area of tissue or muscle. Fasciotomy is a limb saving procedure when used to treat acute compartment syndrome. Fasciotomy creates an immediate increase in the compartment space, thereby decreasing the compartment pressure. यहाँ जो ये मसल फटा हुआ था ये पूरा प्रेशर से फटा हुआ है, बंदा ऊपर से कहीं से नीचे गिरा है, उसके पैरों के में इतना प्रेशर आ गया कि बीच का जो मसल है फट गया बिल्कुल, ठीक है। तब हम ये जो फेशियोटोमी और कंपार्टमेंट प्रोसीजर जो हम कर रहे हैं वो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लीडिंग दैट अकर्स वेरी सून आफ्टर एक्सट्रैक्शन ड्यू टू राइज इन ब्लड प्रेशर और स्लिपेज ऑफ ligatures is known as, it is known as reactionary bleeding, okay. Now immediate bleeding which occurs at the time of surgery as a result of cutting or laceration or bleeding from the bone, it also occurs when the surgery done is infected area with lot of granulation tissue. जब हम granulation tissue निकालते हैं तो उसके बाद bleeding जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम immediate bleeding। अगली चीज़ आती है reactionary bleeding. Reactionary bleeding during the first 48 hours because the clot in the vessel has been displaced. क्लॉट डिस्प्लेस हो गया, चाहे वो लाइगेचर स्लिप हो गई है, चाहे वो BP बढ़ी है, दैट इज नोन एज रिएक्शनरी ब्लीडिंग। फिर आती है सेकेंडरी ब्लीडिंग। 8 to 14 days later when the wound has been infected or eroded a vessel
यूजुअली क्वाइट स्मॉल वेसल, उसकी वजह से जो ब्लीडिंग होती है दैट इज नोन एज सेकेंडरी ब्लीडिंग. नेक्स्ट, व्हाट पेन कैरेक्टरिस्टिक्स आर एसोसिएटेड विद द टाइप 1 ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया. ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया टाइप 1 के अंदर हमारे पास सडन, सिवियर, शॉक लाइक और लैंसिनेटिंग पेन होती है. इट शुड बी सडन, इट शुड बी सीवियर, इट शुड बी शॉक लाइक. Alright. Trigeminal neuralgia typically manifests as sudden, unilateral, intermittent, paroxysmal, sharp shooting, lancinating pain, shock-like pain, elicited by slight touching superficial trigger points which radiate from the point across the distribution of one or more of the trigeminal nerve. Next, as per the revised guidelines, antibiotic prophylaxis for infective endocarditis is required in the patients with what? अगर एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस देनी है इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस है तो इन कम्प्लीटली रिपेयर्ड साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज विद प्रोस्थेटिक वाल्व विद इन लास्ट 6 months अगर डला हुआ है तो अब हम ये एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस देंगे. एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस इज नो लॉन्गर इंडिकेटेड इन द पेशेंट्स विदाउट प्रायर एंडोकार्डाइटिस विद मतलब आर्टेरिक सिनोसिस में नहीं देते, मिट्रल सिनोसिस में नहीं देते, मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स में ये चाहे एसिम्प्टोमेटिक हो चाहे सिम्प्टोमेटिक उसमें भी नहीं देते. नेटिव हार्ट वाल्व डिजीज़ इन अडोलसेंट्स एंड यंग अडल्ट्स उसमें भी हम एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस नहीं देते. एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस इज इंडिकेटेड इन प्रोस्थेटिक कार्डियक वाल्व विद इन लास्ट 6 months, प्रीवियस एपिसोड ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, अनरिपेयर्ड साइनोटिक हार्ट डिजीज़, रिपेयर्ड कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ विद प्रोस्थेटिक वाल्व विद इन द 6 months ऑफ प्रोसीजर. ठीक है, उसके बाद आता है कार्डियक ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट्स who develop वैस्कुलो और वैल्वुलोपैथी. जहाँ पे कार्डियक ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट है जहाँ पे वैल्वुलोपैथी डेवलप हो गई है वहाँ पे भी हम ये जो एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस है उसे देंगे. स्टेनोसिस वाले केस में नहीं देंगे और मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स चाहे वो एसिम्प्टोमेटिक हो या सिम्प्टोमेटिक हो वहाँ पे भी नहीं देंगे. कोई पुरानी हार्ट डिजीज़ है अडोलेसेंट यंग अडल्ट के अंदर, नेटिव मतलब विद बर्थ ही हार्ट डिजीज़ है, वहाँ पे भी एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस नहीं दी जाती. Next, a 9-year-old patient reports with a complaint of difficulty in mouth opening since 1 year. Since 1 year, he has difficulty in mouth opening. His parents gave a history of fall of the child from his cycle 4 years back. On examination, there is facial asymmetry with deviation of mandible towards the right side. Identify the common condition that has happened here. देखो, अगर पेशेंट में राइट TMJ एंकालोसिस हुआ है तभी ऊपर वाले सिम्टम आएंगे. ऑलराइट. The following cases of right-sided TMJ ankylosis, temporomandibular joint ankylosis or hypomobility of joint involves fusion of the mandibular condyle to the base of skull. ठीक है, condyle fossa fusion हो जाता है. Impairment of speech, difficulty in mastication, poor oral hygiene, rampant caries, acute compromise of the airway pose a severe psychological burden on tender minds of children. बच्चे के दिमाग पर क्या असर पड़ रहा होगा उसके. The mandible is usually deviating towards the affected side. Mandible usually deviates towards the affected side. The age of the patient and the history of the trauma cements the diagnosis further. Given that the trauma is the most common cause of this etiology, if more common in children, ठीक है. Next, a diabetic patient with peripheral limb amputation has occurred 3 days back. ठीक है, peripheral limb amputation 3 दिन बैक हुई है. अब उसने रिपोर्ट किया कि उसको सिवियर पेन हो गई है, स्वेलिंग हो गई है, स्वीट ऑर्डर आ रही है, उसको ब्राउन डिस्कलरेशन हो रहा है एंड क्रेपिटस एट द साइन ऑफ एम्पुटेशन. क्रेपिटस एट द साइट ऑफ एम्पुटेशन. व्हाट इज द ऑर्गेनिज्म दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? इट इज़ क्लॉस्ट्रीडियम परफेरेंजिस. ऑलराइट, क्लॉस्ट्रीडियम परफेरेंजिस जो है वो डायबिटिक फुट काटने के बाद, एम्प्यूटेट करने के बाद सीवियर पेन, स्वेलिंग, अगर उसका क्लॉस्ट्रीडियम परफेरेंजिस का इन्फेक्शन हो रहा है, सीवियर पेन होती है, स्वेलिंग बन जाती है, स्वीट अडर आती है उस जगह से, उस कटे हुए जगह से, ब्राउन डिस्कलरेशन हो जाएगी पूरी जगह की और क्रेपिटस होगा एट द साइट ऑफ एम्प्यूटेशन. Next, after etching cavity for composite restoration, cavity gets contaminated with hand pea soil. What will you do? ठीक है, फर्स्ट क्लीन द कैविटी विद द कॉटन. ओके, नॉर्मल कॉटन का एक पफ बनाओ, उससे क्लीन करो उसको एंड देन री एच फॉर 10 seconds एंड कंटिन्यू द कॉम्पोजिट फिलिंग. नेक्स्ट, द बेस्ट ग्राफ्ट यूज फॉर CABG इज व्हाट? CABG का मतलब होता है कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट. तो इसमें हम इंटरनल मैमरी ग्लैंड आर्टरी जो है वो बेस्ट ग्राफ्ट माना जाता है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरामीटर इन स्टेजेस ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ लुडविग एंजाइना? ठीक है, लुडविग एंजाइना में मैसिव सेलुलाइटिस कैन बी सीन, इट ब्रॉनीज एडिमा कैन बी सीन, वुडन स्वेलिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द माउथ कैन बी सीन.
ठीक है, लेकिन इसके अंदर कलेक्शन ऑफ द पस नहीं होता। लुडविग एंजाइना के अंदर कलेक्शन ऑफ पस नहीं होता। Ludwig angina is a life-threatening cellulitis of the soft tissues involving the floor of the mouth and the neck. It involves 3 compartments of the floor, that is sublingual, submental and submandibular. कौन कौन से compartment? Sublingual, submental and submandibular compartment. On oral examination हमारे पास बोर्ड लाइक स्वेलिंग दिखाई देती है, फट्टे जैसी स्ट्रॉन्ग स्वेलिंग दिखाई देती है ऑन द फ्लोर ऑफ द माउथ. एलिवेशन ऑफ द टंग इज देयर. नॉन फ्लक्चुलेंट सुप्राहायोइड स्वेलिंग, दैट इज typhi the disease process. Non-fluctuant suprahyoid swelling. There is typical bilateral submandibular edema. Bilateral submandibular edema is there. The swelling of the anterior soft tissues of the neck above the hyoid bone sometimes lead to characteristic bull's neck appearance of the affected patient. Adenopathy and fluctuance are not usually seen in patients with Ludwig angina. एडिनोपैथी और फ्लक्चुलेंस नहीं देखा जाता है. डायग्नोसिस कैसे करते हैं? देयर आर 4 कार्डिनल साइंस ऑफ लुडविग एंजाइना. फर्स्ट इज बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट मोर देन सिंगल डीप टिश्यू स्पेस. ठीक है, टिश्यू स्पेस कौन कौन से हमारे पास? जो ये सबमैंडिबुलर हो गया, सबलिंगुअल हो गया, ये तीनों ही इन्वॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, सुपराहायोइड टिश्यू स्पेस भी इन्वॉल्व हो जाता है. उसके साथ गैंग्रीन विद सीरोसैंगुइनस प्यूरिटेड इन्फिल्ट्रेशन विद लिटिल और नो फ्रैंक पस. नो फ्रैंक पस. ठीक है, गैंग्रीन हो जाती है टिश्यूज़ की. सीरोसैंगुइनस प्यूरिटेड इन्फिल्ट्रेशन मतलब कि ब्लड फिल्ड इन्फिल्ट्रेशन निकलती है अगर हम उसको पस को निकालें बाहर. तो थर्ड आता है बात की पस, फ्रैंक पस नहीं होती उसके अंदर. ठीक है, जो भी फ्लूइड है उसको निकालते हैं तो दैट इज सीरोसैंगुइनस. थर्ड चीज़ है इन्वॉल्वमेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फेशिया एंड मसल्स बट नॉट द ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स. इट स्प्रेड्स बाय फेशियल स्पेसेस कंटिन्यूटी रादर देन द लिम्फेटिक सिस्टम. इट स्प्रेड्स बाय द फेशियल स्पेसेस रादर देन द लिम्फेटिक सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफिकल्टी स्कोर पूछा हुआ है एज पर पेल एंड ग्रिगोरी डिफिकल्टी इंडेक्स. ठीक है, डिस्टो एंगुलर हमारा टूथ है. ठीक है, और डिस्टो एंगुलर टूथ होने की वजह से इसका जो स्कोर मिलेगा इसको 4 मिलेगा. ठीक, दूसरी चीज़ है हमारे पास डेप्थ. डेप्थ है हमारी पास लेवल 2 पे. लेवल 2 का मतलब होता है डेप्थ का कि लेवल बी पे. ठीक है, लेवल बी पे हम 2 स्कोर देते हैं तो उसमें मतलब है कि जो हमारी डेप्थ है वो ऊपर वाले क्राउन के लेवल से नीचे वाला जो एल्वियोलर बोन का लेवल है उसके बीच में कहीं आ रही है. ठीक, तीसरी चीज़ है हमारे पास कि रैमस टू स्पेस अवेलेबल रिलेशनशिप, कि रैमस से लेकर जो दांत का पीछे वाला हिस्सा है उसमें इतना स्पेस है कि क्या वो दांत के पूरे क्राउन को निकाल सकता है. तो इसमें लगभग 1/3 स्पेस भी नहीं है तो यहाँ पे हम स्कोर देंगे 3. ठीक है, तो टोटल स्कोर आ जाता है 9. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलिवेटर यूज्ड इन स्टोबीज टेक्निक फॉर एक्सट्रैक्शन इज विच एलिवेटर. तो स्ट्रेट एलिवेटर हम यूज़ करते हैं इन स्टोबीज टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्शन. स्टोबीज टेक्निक क्या होता है कि 2 एंटीरियर के बीच में हम एलिवेटर को घुसाते हैं, स्टोबीज एलिवेटर को, और इसको रोटेट करते हैं, जैसे कि दोनों एंटीरियर जो मल्टीपल, जब हम एंटीरियर की या मल्टीपल दांतों की एक्सट्रैक्शन करनी होती है तब इसको यूज़ करते हैं. डिफिकल्टी इंडेक्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं. अगर मीजियो एंगुलर है दांत हमारे पास सो वी विल गो डिफिकल्टी इंडेक्स 1. ठीक, मतलब स्कोर 1 मिलेगा. दूसरी हम सबसे पहले एंगुलेशन चेक करते हैं. एंगुलेशन, उसके बाद डेप्थ, उसके बाद रैमस रिलेशनशिप और मैंडिबुलर रिलेशनशिप. ठीक है, स्पेस अवेलेबल बोल सकते हैं रैमस रिलेशनशिप को. ठीक है, पहले आया मीजियो एंगुलर, उसको 1 स्कोर दिया. वर्टिकल आता है तो 2 स्कोर देते हैं. वर्टिकल के बाद हॉरिजॉन्टल या ट्रांसफर्स आता है तो 3 स्कोर देते हैं. और फिर डिस्टो एंगुलर आता है तो 4 स्कोर मिलता है. हमने दिया 4 स्कोर. डेप्थ में 3 चीज़ें आती हैं, लेवल ए, लेवल बी, लेवल सी. लेवल ए मतलब कि जो बाकियों का ऑक्लूजन लेवल चल रहा है उतने ही ऑक्लूजन लेवल पे वो प्रेजेंट है, स्कोर मिलेगा 1. बाकियों के ऑक्लूजन लेवल से लेकर नीचे है लेकिन एल्वियोलर बोन से ऊपर है, स्कोर मिलेगा 2. एल्वियोलर बोन से भी नीचे जा रहा है, स्कोर मिलेगा 3. ठीक है, रैम स्पेस रिलेशनशिप, स्पेस रिलेशनशिप क्लास 1 आएगा, क्लास 2 आएगा और क्लास 3 आएगा. ठीक है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3. क्लास 1 है तो स्पेस कितना होगा कि जो क्राउन है उसके बराबर स्पेस है हमारे पास, उससे ज़्यादा स्पेस है ताकि इजीली निकल जाए दांत, तो हमें स्कोर देंगे 1. 2 है मतलब कि जो क्राउन है उसके हाफ तक स्पेस है हमारे पास, हाफ तक स्पेस है. ठीक है, तो स्कोर विल बी 2. अगर हाफ से भी कम ऊपर जो मैंडिबल में जो रैमस का डिस्टेंस है फ्रॉम द डिस्टल ऑफ लास्ट मोलर जो सेकंड मोलर और टू द रैमस, वो हमारे पास इतना नहीं है कि वो हाफ को भी हाफ क्राउन भी इजीली निकाल पाए, तो स्कोर देते हैं हम 3. ठीक है, मतलब लेस देन 1/3 स्पेस है हमारे पास ऊपर. नेक्स्ट, द टेक्निक दैट इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग मल्टीपल एंटीरियर टीथ यूजिंग अ डेंटल एलिवेटर इज नोन एज स्टोबीज टेक्निक, STOBES टेक्निक. नेक्स्ट, which of the following agents can be administered systemically to control the bleeding post extraction. पोस्ट एक्सट्रैक्शन ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए वी कैन एडमिनिस्टर एथैमसाइलेट ऑन द साइट. ठीक है,
जहाँ पे पोस्ट एक्सट्रैक्शन ब्लीडिंग हो रही है. एथैम्पसाइलेट, इट इज़ एन एंटी हेमरेजिक एजेंट विच इज़ बिलीव टू वर्क बाय इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस इन द एंडोथेलियम ऑफ द कैपिलरीज एंड ऑल्सो प्रमोट द प्लेटलेट एडहेजन. It also inhibits the biosynthesis and action to those prostaglandins which cause platelet disaggregation. ठीक है, ये उन प्रोस्टाग्लैंडिन्स को बैन कर रहा है जो कि डिसएग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स करवाते हैं. ऐसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो वेसोडाइलेशन करवाते हैं उसको भी कम कर रहा है. और उसके साथ साथ जो इंक्रीज करते हैं कैपिलरी परमेबिलिटी, उन प्रोस्टाग्लैंडिन्स के एक्शन को भी बंद करता है. इट कैन बी गिवन इन IV मेथड और IM मेथड. ओके, द अदर ऑप्शंस आर फॉर लोकल हेमरेज कंट्रोल, जैसे कि 1% जेलेटिन ले लिया, सेलुलोज ले लिया, सेलुलोज मेम्ब्रेन हो गई, एड्रेनलिन यूज़ कर लिया. ठीक है, लेकिन इसको एडमिनिस्टर नहीं कर सकते सिस्टमिकली. ठीक है, जो एथैम्पसाइलेट है इसको सिस्टमिकली एडमिनिस्टर कर सकते हैं इन द पोस्ट ब्लीडिंग एक्सट्रैक्शन सॉकेट. नेक्स्ट इज पेशेंट विद सिम्टम्स ऑफ पेरी ओरल लीजन्स, ट्रिमर्स, कार्पोपीडल स्पाजम्स, टेकिकार्डिया, एड्रीनल इनसफिशिएंसी इज सजेस्टिव ऑफ व्हाट? इट इज सजेस्टिव ऑफ हाइपरवेंटिलेशन सिंड्रोम. ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें? पेरी ओरल लीजन्स हैं, ट्रिमर्स हैं, कार्पोपीडल स्पाज्म है, टेकिकार्डिया है, एड्रीनल इनसफिशिएंसी है. इट इज ऑफ हाइपरवेंटिलेशन सिंड्रोम. Question is, lateral definition technique is advocated mainly in what? Lateral definition technique is mainly advocated in partially impacted third molars. Next, the first sound heard on auscultation due to closure of what? देखो, जब हमारे मिट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज करते हैं तो फर्स्ट हार्ट साउंड आती है, दैट इज लब. ठीक, और जब हमारे जो पल्मोनरी वाल्व्स हैं वो क्लोज करते हैं तो सेकेंड हार्ट साउंड आती है, दैट इज डब. ओके, नेक्स्ट, इन अ प्रोसेस ऑफ क्रॉस मैचिंग डोनर सेल इज मिक्सड विद रेसिपिएंट प्लाज्मा. क्या होता है क्रॉस मैचिंग में? डोनर सेल को मिक्स किया जाता है विद द रेसिपिएंट प्लाज्मा. इन द प्रोसेस ऑफ क्रॉस मैचिंग व्हाट हैपेंस? देखो, प्रोसेस ऑफ क्रॉस मैचिंग में द डोनर सेल्स दे आर मिक्सड विद रेसिपिएंट सेल्स. ओके, डोनर सेल जो होते हैं वो मिक्स किए जाते हैं विद द रेसिपिएंट सेल्स सो दैट द ब्लड बिफोर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम कंपैटिबिलिटी को चेक करा जा सके. Normally, this involves adding the recipient blood plasma to a sample of donor red blood cells. If the blood is compatible, the antibodies in the recipient plasma will bind to the antigens of the donor blood cell. Okay. If this antibody-antigen reaction can be detected through visible clumping or destruction of RBCs by the reaction with the anti-human globulin, along with the blood typing of the donor and the recipient, the screening for unexpected blood groups or antibodies, cross-matching is one of the series of steps that is done in the pre-transfusion testing. Next, the level of lidocaine that can cause CNS depression is how much? It is 4.5 to 7 microgram per deciliter. ये सीएनएस डिप्रेशन कराता है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर हम लेवल कर देते हैं 7 से 10 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर अगर लेवल जाता है लिडोकेन का, तो दैट विल कॉज सीजर्स. इट विल कॉज सीजर्स टू अकर. नेक्स्ट, इनेमेलोप्लास्टी शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू डेप्थ ऑफ हाउ मच? इट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू 1/3 ऑफ इनेमल डेप्थ. हम जब इनेमेलोप्लास्टी करते हैं तो वो 1/3 ऑफ इनेमल डेप्थ तक ही जाना चाहिए. व्हेन द रिमेनिंग फिशर इज नॉट डीपर देन 1/4 और 1/3 थिकनेस ऑफ द इनेमल, इनेमेलोप्लास्टी इज इंडिकेटेड. इनेमेलोप्लास्टी refers to eliminating the developmentally fault enamel by removing it with the side of approximately shaped rotary finishing instrument, leaving a smooth surface on the enamel. जो नीचे वाले enamel की दे रहा है वहाँ पे smooth surface रहना चाहिए. Next, in tapering arch form, the key implant position will be what? In tapering arch form, the key implant position will be in 2 canines, 2 in canine region and 2 in incisor region. ठीक है? The anterior posterior spread, ठीक है, of 5 implants in the mandible is measured from the distal of the last 2 implants to the mid position of most anterior implant. ठीक है. Now, because these splinted implants form an arch, the cantilever may extend up to 2.5 times of that of anterior posterior distance. When the patient force factors are low, bone density is good, arch shape affects the anterior posterior distance. The ovoid arch shape form often has an anterior posterior distance of 6 to 8 millimeters. A square arch form has a dimension of 2 to 5 millimeters. ठीक, जो ओवॉइड होती है उसमें 6 से 8 मिलीमीटर की आर्च फॉर्म की एंटीरियर पोस्टीरियर डिस्टेंस हो जाता है. स्क्वायर आर्च फॉर्म में 2 से 5 मिलीमीटर का आता है. अ टेपरिंग आर्च फॉर्म हैज़ अ ग्रेटेस्ट एंटीरियर पोस्टीरियर डिस्टेंस दैट इज लार्जर दैन 8 मिलीमीटर्स. ओके, हमने क्या बात की कि अगर आर्च फॉर्म जो है वो एंटीरियर कैंटिलीवर को मेजर करता है या फिर उसको वेरी करने में हेल्प करता है.
ठीक है, और नंबर ऑफ इम्प्लांट भी उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आर्च फॉर्म हमारे पास स्क्वायर आर्च फॉर्म है तो लेस देन 8 मिलीमीटर हमारी जो है वो इम्प्लांट की जो कैंटिलीवर है वो लेस देन 8 मिलीमीटर रहता है। नंबर ऑफ इम्प्लांट हम 2 दे सकते हैं इन द कैनाइन रीजन, ठीक है। अब ओवॉइड आर्च फॉर्म है, अगर आर्च फॉर्म इज ओवॉइड तो 8 से 12 का हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर कैंटिलीवर बनता है, ठीक। नाउ हमें 3 इम्प्लांट चाहिए होते हैं इसको बैलेंस आउट करने के लिए, ठीक। तो 2 कैनाइन पे देंगे और 1 इंसाइजर पे देंगे। अगर यही चीज़ है कि हमारी टेपरिंग आर्च फॉर्म है तो हमारा ग्रेटर देन 12 का जो है वो कैंटिलीवर बन जाता है, 12 mm का कैंटिलीवर बन जाता है। नंबर ऑफ इम्प्लांट अगर टेपरिंग है तो उसमें 4 देने पड़ते हैं। क्या करेंगे, 2 इंसाइजर देंगे और 2 कैनाइन पे देंगे इम्प्लांट्स। विच मेजर विल नॉट हेल्प इन मैनेजिंग द डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस। वेल डिस्कस की कौन कौन सी चीज़ें हेल्प करेंगी। हम लिपिड्स को कंट्रोल करेंगे, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे तो डायबिटीज़ में हेल्प मिलेगी, बिल्कुल सही। इफ़ देर विल बी अ प्रॉम्प्ट डिटेक्शन ऑफ आई और किडनी abnormalities इन डायबिटीज़, बिल्कुल सही। थर्ड चीज़ है कि अगर ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल किया जाएगा तो डायबिटीज़ भी कंट्रोल होगी, बिल्कुल सही। फोर्थ है एलिमिनेटिंग ऑल कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम द डाइट। अगर सारे कार्बोहाइड्रेट डाइट से एलिमिनेट भी कर देंगे तब भी डायबिटीज़ में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ये प्रैक्टिकल ही नहीं है कि हम सारे कार्बोहाइड्रेट्स को डाइट से एलिमिनेट कर दें। इंस्टेड डाइटरी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस एंड रेगुलर चेकअप्स आर द अटमोस्ट फॉर हेल्प इन डायबिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेशेंट हैज़ बिन बेड रिडन फॉर द लास्ट 3 months, ठीक है। शी हैज़ डेवलप्ड अ लार्ज अल्सर ओवर द ग्लूटियल रीजन। मान लो दिस इज द ग्लूट रीजन, तो देर इज अ लार्ज अल्सर दैट हैज़ बिन डेवलप्ड हियर। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अल्सर शोन। इट इज decubitus ulcer. What is it? It is decubitus ulcer, that is also known as bed sores. Bed sores, also called as pressure ulcers or decubitus ulcers, are injuries to the skin and underlying tissue resulting from prolonged pressure to the skin. A bed sore develops when the blood supply to the skin is cut off for more than 2 to 3 hours. ठीक है. As the skin dies, the bed sore starts as red painful area which eventually turns purple, and if left untreated it can lead to skin break or skin ulceration. ठीक है, यहाँ पे पूरी की पूरी स्किन जो है वो डीन्यूड हो जाती है विच इज़ वेरी पेनफुल, ठीक है, एंड एरिया बिकम्स इन्फेक्टेड आफ्टर सम टाइम, और उसके बाद और दिक्कतें शुरू हो जाती है। अब बेड सोर कैन बिकम डीप वंस इट एक्सटेंड्स इनटू मसल एंड बोन। वंस अ बेड सोर डेवलप्स इट इज़ वेरी ऑफन स्लो टू हील, बहुत स्लोली हीलिंग होती है, तो बहुत सालों तक या फिर बहुत टाइम तक बंदे को इस दिक्कत से झेलना पड़ता है खुद को। Next, a 36-year-old truck driver comes with oropharyngeal candidiasis. Before treatment, you want to test for immunodeficiency and HIV status. What screening tests would you advise? You will go for P24 antigen assay and immunoassay. P24 antigen assay and immunoassay. कोई NAT दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड टेस्ट या फिर कोई एलाइजा टेस्ट या कोई वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट पहले नहीं कराया जाता। सबसे पहले P24 एंटीजन ऐसे कराया जाता है और इम्यूनो ऐसे कराया जाता है। द P24 एंटीजन ऐसे इज अ टेस्ट दैट कैन लुक डायरेक्टली फॉर P24 प्रोटीन, अ कोर प्रोटीन ऑफ HIV। ओके, द प्रोटीन फ्लड्स द ब्लड स्ट्रीम इन अर्ली इन्फेक्शन। जब बिल्कुल अर्ली इन्फेक्शन हुआ है तब P24 ब्लड स्ट्रीम में पूरी फ्लड हो गई होती है। बिफोर द इम्यून सिस्टम इज फुली वर्कन अप एंड स्टार्ट मेकिंग एंटीबॉडीज, P24 becomes detectable roughly within 2 to 3 weeks of infection and peaks during acute infection. कब peak करती है? It peaks during acute infection and then often drops to low or undetectable levels once antibodies bind to it. Because of this, P24 assay is especially valuable for catching early acute HIV infection before any antibody test turn positive. Okay. और इम्यूनो ऐसे क्या करता है? इम्यूनो ऐसे एक ब्रॉडर कैटेगरी है, सो सिंगल टेस्ट नहीं है, ये लेबोरेटरी मेथड है जिसमें कि हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से डिटेक्ट करते हैं कि HIV का कोई एंटीजन बना है या नहीं बना है। ठीक है, तो दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। मॉडर्न HIV स्क्रीनिंग टेस्ट आर यूजुअली फोर्थ जनरेशन इम्यूनो एसेस। ठीक है, ये लगभग हाफ ऑफ एंटीबॉडीज फॉर्मेशन भी डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इज यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल रूम्स। ठीक है, सो इथाइलिन ऑक्साइड फ्यूमिगेशन टेक्निक, इट इज़ यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ अ हॉस्पिटल रूम। स्टीम अंडर प्रेशर, ड्राई हीट और इथाइलिन ऑक्साइड गैस, इसके साथ हाइड्रोजन परऑक्साइड गैस जो होती है प्लाज्मा के साथ, वो वेपराइज हाइड्रोजन परऑक्साइड की फॉर्म में लिक्विड केमिकल्स भी यूज़ किए जाते हैं। वो प्रिंसिपल स्टरलाइजिंग एजेंट्स हैं इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ फॉर स्टरलाइजिंग रूम्स।
Next, a 23-year-old male patient presents with history of diarrhea for last 3 weeks. He has no history of travel and stool examination reveals trophozoites. Stool examination reveals what? It reveals trophozoites. What is the line of treatment? Trophozoites के लिए we will go for metronidazole. Okay, metronidazole दी जाती है trophozoites के लिए. Next, a farmer has allergy with husk, which causes hay fever. It is a type of which type of reaction? It is IgE mediated reaction of the body. ठीक है, मतलब IgE एलर्जी के साथ एसोसिएटेड होती है, तो उसके साथ मीडिएटेड रिएक्शन ऑफ द बॉडी. इट इज़ नॉट एनाफाइलैक्टिक, इट इज़ नॉट सीरम सिकनेस, इट इज़ नॉट टी सेल मीडिएटेड. नेक्स्ट, ग्रुप सी स्ट्रेप्टोकोकस यूजुअली implicated in pharyngitis belong to which type? Group C belongs to gram-positive beta hemolytic organisms. Group C streptococci, that is GCS, is predominantly Streptococcus dysgalactiae, subspecies Equisimilis in humans, and they are gram-positive beta hemolytic bacteria that form a part of normal oral flora and may be seen in the case of pharyngitis and cellulitis. किस किस केस में देखा जाता है इनको? pharyngitis और cellulitis में. सेरोलॉजी के हिसाब से लैंसफील्ड क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई. ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स. पायोजीन्स इज ग्रुप ए. ग्रुप बी इज ए गैलेक्टिए, स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेक्टिए, ग्रुप बी. Group C is Streptococcus equisemitis. Equisemitis is Group C. Group D is Enterococcus. Enterococcus is Group D. And other groups, that is E to U, are different. Okay. Now, Streptococcus is classified from A to K and HU. One or more species per group are there. Classification based upon C carbohydrate antigen of C wall. ठीक है, जो सेल वॉल होती है उसके ऊपर C कार्बोहाइड्रेट एंटीजन कैसा है उसके बेसिस पे हम इनको डिवाइड करते हैं. ग्रुपेबल स्ट्रेप्टोकोकाई आर ए बी डी. ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप डी को हम यूजुअली एक साथ ग्रुप कर सकते हैं. जैसे पायोजीन्स को कर सकते हैं, गैलेक्टिए को कर सकते हैं और एंटेरोकोकस को कर सकते हैं. सी जी एफ जो है वो लेस फ्रीक्वेंटली ग्रुप में आते हैं. ठीक है. नॉन ग्रुपेबल स्ट्रेप्टोकोकाई, नॉन ग्रुपेबल स्ट्रेप्टोकोकाई, इसमें आता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, दैट इज नॉन ग्रुपेबल. विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई, दूसरे आते हैं विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई जो कि नॉन ग्रुपेबल है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस जो डेंटल केरीज कॉज कर रहा है. ठीक है, और निमोनिया का तो हमें पता है निमोनिया कॉज करता है. नेक्स्ट, एटोपी इज द रिजल्ट ऑफ एग्जैजरेशन ऑफ व्हाट? एटोपी इज अ रिजल्ट ऑफ एग्जैजरेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन ई. ठीक है. Now, atopy is a predisposition to immune response against diverse antigens and allergens, leading to CD4 plus TH2 differentiation. The overproduction of immunoglobulin E is the clinical consequence as resulting in increased propensity to hypersensitivity reactions. दो रीजन्स रहते हैं, या तो जेनेटिक बैकग्राउंड खराब है, पहले से जीन में कोई दिक्कत आ रही है, या फिर मैटरनल कोई स्मोकिंग कर रही है, फीडिंग में कोई दिक्कत है, एक्सपोजर हो चुका है किसी एलर्जन को, या फिर इन्फेक्शन अगर हो रहा है, तो दैट लीड्स टू एटोपी, ATOPY. ये ट्रिगर करती है दो चीज़ें. ठीक है, सबसे पहले TH1 TH2. ठीक है, ट्रिगर करके ट्रैक की तरफ जाके TH1 और TH2 बनते हैं. अगर TH1 बनाती है तो नॉर्मल रिस्पॉन्स अगेंस्ट पैथोजन आता है. अगर TH2 बनता है तो चार चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं, इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5, इंटरल्यूकिन 1-3. ठीक है, और IgE. ठीक है, अब अगर IgE एक्टिवेट हो रहा है तो ल्यूकोट्राइन्स, PF मॉलिक्यूल्स, एडिजम कीमोकाइन मॉलिक्यूल्स हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, अब इसके साथ साथ हिस्टामिन भी रिलीज हो जाएगी IG के साथ. ठीक, ना अब इंटरल्यूकिन्स और ये सारे ल्यूकोट्राइन्स मिलकर क्या करते हैं, ये सेल की इन्फ्लामेशन को इंक्रीज करवा देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेंथ ऑफ अटैचमेंट बार यूज इन बार एंड क्लिप टाइप अटैचमेंट्स इज हाउ मच? बार एंड क्लिप टाइप अटैचमेंट्स में लेंथ ऑफ बार इज 20 to 22 millimeters. How much is the length of bar? It is 20 to 22 millimeters. Next, which of the following thyroid condition predisposes the patient to development of thyroid lymphoma? Thyroid condition Hashimoto's thyroiditis. Hashimoto's thyroiditis predisposes the patient to development of thyroid lymphoma. Graves' disease या फिर Hashimoto thyroiditis are the most common type of autoimmune thyroid diseases. And both are characterized by infiltration of lymphocytes into the thyroid gland. ग्रेव्स डिजीज और हाशिमोटो थायरॉइडाइटिस के अंदर, दोनों के अंदर लिम्फोसाइट्स की इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है इनटू द थायरॉइड ग्लैंड. हाशिमोटोस थायरॉइडाइटिस इज एन आइडेंटिफाइड रिस्क फैक्टर फॉर प्राइमरी थायरॉइड लिम्फोमा.
Patients with Hashimoto thyroiditis have 60 times greater risk for developing primary thyroid lymphoma compared to general population. Next, in parasitic infections, what is the type of cells that increase in number? In parasitic infections, eosinophils will increase in number. Who will increase in number? Eosinophils will increase in number. Next, कुछ WBC कंडीशंस होती हैं कि कैसे कैसे WBC वो चेंज करता है. फर्स्ट न्यूट्रोफिल्स की बात आती है. न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज इन द नंबर इन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, निमोनिया, पेरिकार्डाइटिस एंड लंग एब्सेस. बैक्टीरियल इन्फेक्शन, निमोनिया, पेरिकार्डाइटिस एंड लंग एब्सेस में न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज कर जाएंगे. नेक्स्ट इज न्यूट्रोपीनिया. न्यूट्रोफिल्स का नंबर डिक्रीज कर रहा है. ये आती है कोई भी सर्कुलेटिंग वेटिंग या फिर क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज़ है या फिर वायरल इन्फेक्शन है. क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज़ और वायरल इन्फेक्शन में न्यूट्रोपीनिया होता है. नेक्स्ट वी हैव ईओसिनोफिलिया. ईओसिनोफिल्स कब इंक्रीज करते हैं? अभी हमने बात की इन एलर्जिक कंडीशंस एंड इन द पैरासिटिक इन्फेक्शंस. नेक्स्ट आती है हमारे पास लिम्फोसाइटोसिस. इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स याद रखना कि ये कैंसर वाले पेशेंट्स में इंक्रीज करते हैं. इन एनी नियोप्लाज्म एंड इन ल्यूकीमियाज द लिम्फोसाइट्स और लिम्फोसाइटोसिस विल अकर. अगली चीज़ आती है लिम्फोपीनिया. लिम्फोपीनिया इज डिक्रीज्ड नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट्स. डिक्रीज्ड नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट्स इज लिम्फोपीनिया. इन सर्टेन वायरल डिजीजेज में लिम्फोपीनिया होता है. ओके, देन मोनोसाइटोसिस. मोनोसाइटोसिस मतलब कि मोनोसाइट्स का नंबर इंक्रीज कर जा रहा है. ये ट्यूबरकुलोसिस में होता है मोनोसाइट्स इंक्रीज, स्ट्रेस में होता है और मोनोसाइटिक ल्यूकीमिया के अंदर मोनोसाइट्स का नंबर इंक्रीज करता है. नेक्स्ट, हंटेरियन लाइगेशन इज परफॉर्म्ड फॉर व्हाट? हंटेरियन लाइगेशन एक प्रोसीजर है जो कि एन्यूरिज्म ऑफ आर्टरीज के अंदर किया जाता है. एटीरियल एन्यूरिज्म के अंदर किया जाता है. ठीक है. हंटेरियन लाइगेशन इज अ सर्जिकल प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व्स द ब्लॉकिंग ऑफ द पेरेंट आर्टरी in an aneurysm so as to change the blood flow to the aneurysm site and cause the aneurysm to clot. It is used to treat complex aneurysms in the carotid artery such as those in the cavernous sinus, in the petrosal. नहीं, जहाँ पे हमारे कवर्नस मिलती हैं सारी आर्टरीज, वहाँ पर पेट्रोजल आर्टरीज जहाँ पे हाई सर्वाइकल जॉइनिंग होती है आर्टरीज की, या फिर एन्यूरिज्म जहाँ पर भी बना हुआ है, पैराक्लिनॉइड रीजन में अगर बना हुआ है तो वहाँ पे हंटेरियल लाइगेशन प्रोसीजर का नाम है. ठीक है. ये ना ही आपके किसी फिस्टुला के लिए यूज़ होता है, ना ही लिम्ब इस्चीमिया के लिए यूज़ होता है, ना ही वेरिकोज वेन्स के लिए यूज़ होता है, जो कि बाकी ऑप्शंस थे. ये एन्यूरिज्म के लिए यूज़ होता है हंटेरियल लाइगेशन. एन्यूरिज्म का मतलब होता है कि बैलूनिंग ऑफ द आर्टरी हो गई. उस बैलूनिंग को अगर परफोरेट कर जाती तो वहाँ से ब्लड जो है वो हेमरेज की तरह लीक होने स्टार्ट हो जाते हैं. तो उसको क्लोज कप करने के लिए हम हंटेरियल लाइगेशन करते हैं. Next, a 32-year-old male was given local anesthesia for extraction of carious molar. Within minutes उसके अंदर एनाफाइलेक्सिस वाले सिम्टम जो है वो डेवलप होने स्टार्ट हो गए. फर्स्टिंग, swelling of the face was there, difficulty in breathing was there, itching of the skin is there, generalized erythema is there. What should be administered to the patient at the site? देखो, at the site आपकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आएगी वो पेटेंसी ऑफ एयरवे के लिए आएगी. बट 0.1 मिलीग्राम एड्रीनलिन is the first thing that should be injected to the patient. ठीक है. और इसके साथ पेशेंट को इमरजेंसी में शिफ्ट करना पड़ेगा ही पड़ेगा. नेक्स्ट, बेस्ट टेक्निक फॉर प्रिवेंटिंग क्रॉस इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल वार्ड्स इज व्हाट? 4 ऑप्शन दिए हमारे पास. फर्स्ट इज फ्यूमिगेशन ऑफ वार्ड. ठीक है, मान लेते हैं. एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस फॉर ऑल पेशेंट. नहीं, गलत ऑप्शन है. सभी पेशेंट को क्यों एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस देनी है? फ्यूमिगेशन वार्ड की नहीं की जाती, फ्यूमिगेशन ओटी की रूम की जाती है. वार्ड में आपको और भी चीज़ें करनी पड़ेंगी साफ़ करने के लिए. तीसरी चीज़ आती है डिसइंफेक्शन विद सोडियम हाइपोक्लोराइड. देखो, डिसइंफेक्शन हो सकता है सोडियम हाइपोक्लोराइड से, बट इसके साथ कई चीज़ों में ऑटोक्लेविंग भी चाहिए, कई चीज़ों में आपको स्टेरिलाइजेशन किसी और मेथड से भी चाहिए. बट द जो सही ऑप्शन है दैट इज़ प्रॉपर हैंड वॉशिंग. प्रॉपर हैंड वॉशिंग इज़ द बेस्ट टेक्निक अमंग द 4 for preventing infection in the hospital wards. Cross infection. Next, which of the following is considered as a true yeast? True yeast किसको बोलते हैं हम? Cryptococcus neoformans. Cryptococcus neoformans, it is known as true yeast. Okay? ये cells are single cell fungi. ठीक है, yeast जो होती है वो एक single cell fungi होती है. That is unicellular and can only be seen in the microscope. Shape of the yeast से 2 चीज़ें निकलती है हमारे पास, या तो true yeast होगा या फिर pseudo hyphae yeast होगा. ट्रू ईस्ट जो होता है वो सेल अपनी इंडिविजुअलिटी को रिटेन करके रखता है ट्रू ईस्ट के अंदर. और सूडो हाइफे में क्या होता है कि इलोंगेटेड ईस्ट सेल्स होते हैं, दे अटैच टू ईच अदर बाय साइड फॉर्मिंग अ स्ट्रक्चर दैट लुक्स लाइक हाइफे. ये होता है सूडो ईस्ट. ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे एक के पीछे एक जो है वो सूडो ईस्ट में जुड़े होते हैं.
और ट्रू ईस्ट होता है वो अपनी सेलुलैरिटी को मेंटेन करके रखते हैं, वो दूर दूर रहेंगे, अपनी अपनी जगह पे रहेंगे। रिप्रोडक्शन इन ईस्ट, ईस्ट में रिप्रोडक्शन हमें पता है कि दैट इज बाय बडिंग एंड इन सम ईस्ट इट इज बाय स्पोर फॉर्मेशन। ऑलराइट, क्लासिफिकेशन ऑफ दिस फंगाई, इसमें ट्रू ईस्ट हमारे पास एग्जांपल है क्रिप्टोकोकस नियोमॉर्फेंस, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस, yeast like fungi, yeast like fungi, it is Candida albicans, ये भी क्वेश्चन आता है। yeast like fungi is Candida albicans। नेक्स्ट आती बात डायमॉर्फिक फंगाई के बारे में। डायमॉर्फिक फंगाई इज हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम और ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइडिस, ठीक है, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम एंड ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइडिस। ओके, फिर फोर्थ आती है मोल्ड्स के बारे में। Molds are Aspergillus fumigatus. Molds are Aspergillus fumigatus. Next, a sewage worker came with a complaint of fever, abdominal pain, blood in urine. On examination, the patient has jaundice, hepatomegaly and conjunctival infection. ठीक है, तो उसका कौन सा टेस्ट करवाओगे आप? You will go for microscopic agglutination test. ओके, सीवेज वर्कर है तो उसकी बॉडी से भी कई चीज़, जहाँ पे भी क्रैक वगैरह होते हैं बॉडी के अंदर, छोटे मोटे कट है, वहाँ से कुछ ना कुछ पैरासाइट जो है वो उसकी बॉडी के अंदर जाता रहता है, ठीक है। सो यू विल गो फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट टू रूल आउट व्हाट बैक्टीरिया और व्हाट वायरल इन्फेक्शन इज ही कैरिंग। नेक्स्ट, डायग्नोसिस ऑफ अ रोटा वायरल इन्फेक्शन इज मोस्ट कॉमनली डन बाय व्हाट? रोटा वायरल इन्फेक्शन का डायग्नोसिस सबसे कॉमनली किससे किया जा सकता है? इट इज़ बाय एंटीजन डिटेक्शन इन द स्टूल, एंटीजन डिटेक्शन इन द स्टूल। रोटा वायरल इन्फेक्शन के लिए एंटीजन डिटेक्शन की जाती है इन द स्टूल। नेक्स्ट, अ लेडी फ्रॉम वेस्ट राजस्थान प्रेजेंटेड विद एन अल्सर सराउंडिंग द एरिथमा ऑन द लेग। सराउंडिंग एन एरिथमा, आपके पास एक अल्सर है लेग के ऊपर। माइक्रोस्कोपी ऑफ द बायोप्सी फ्रॉम द एज ऑफ द अल्सर शोड, माइक्रोस्कोपी कहाँ से ली है? एज ऑफ द अल्सर से, ठीक है। इट शोड ऑर्गेनिजम्स विद डार्क स्टेनिंग न्यूक्लियस, ऑर्गेनिजम्स विद डार्क स्टेनिंग न्यूक्लियस एंड अ काइनिनोप्लास्ट, काइनेटोप्लास्ट, ठीक है। काइनेटोप्लास्ट है तो इट इज गोइंग फॉर लाइकली बी लेशमेनिया ट्रॉपिका, लेशमेनिया ट्रॉपिका, जो कि आपका सैंड फ्लाई की वजह से होता है। लेशमेनिया ट्रॉपिका, इट इज अ प्रोटोजोअन पैरासाइट ट्रांसमिटेड टू द ह्यूमंस बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल सैंड फ्लाइज। ओके, इन्फेक्टेड फीमेल सैंड फ्लाइट से होता है और ज़्यादातर ऐसी जगहों पे होगा जहाँ पे ये सैंड फ्लाई वगैरह हो रही होंगी, तो वो हमारा अगर रूरल एरिया कहीं पे तो वहाँ हो सकती है। नेक्स्ट, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड फॉर टूथ एक्सट्रैक्शन यूजिंग स्टोबीज टेक्निक? स्टोबीज टेक्निक में याद रखना स्ट्रेट एलिवेटर डालेंगे हम, और वो भी एंटीरियर, मल्टीपल एंटीरियर की एक्सट्रैक्शन में स्टोबीज टेक्निक यूज़ होती है। नेक्स्ट, एक इमेज रखिए जिसमें एक पूरा टूथ जो है आइसोलेट किया हुआ है और उसके साथ एक डिवाइस को अटैच किया हुआ है जिसके ऊपर एक बैटरी है, ठीक है। बैटरी से आप एक रेंज सिलेक्ट कर रहे हैं। व्हाट इज द डिवाइस? इट इज इलेक्ट्रिक पल्प टेस्टर। इमेजिन, ओके, इमेजिनेशन विल मेक concepts in your brain. Next, the unit is used to measure fourth number of an instrument formula is what? Instrument formula में fourth number जो है that is centigrade. All right. Fourth number represents the angle which the blade forms when the long axis of the handle or the plane of the instrument is in clockwise centigrade. Next, what would be the treatment plan during the iatrogenic exposure of pulp? मतलब हमारे से अगर कोई पल्प का एक्सपोजर हो जाता है जो कि पिन पॉइंट है, छोटा सा है, तो व्हाट विल यू डू? वी विल गो विद डायरेक्ट पल्प कैपिंग विद ईदर MTA और विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द कैनाल सिस्टम अकॉर्डिंग टू किम एट अल इस्थमस क्लासिफिकेशन। देखो, किम एट अल ने इस्थमस क्लासिफिकेशन दी थी जिसमें से ये वाली जो क्लासिफिकेशन है जिसमें दो राउंड, ये दो कैनाल सिस्टम, बीच में एक और बोर आ रहा है और ये दोनों सिर्फ बीच से कनेक्टेड नहीं है बट थोड़ी थोड़ी दूरी पे। दिस इज टाइप 3, किम एट अल टाइप 3 क्लासिफिकेशन। टाइप 1 कैसी होती है इसमें? देखो, टाइप 1 में दोनों साइड पे या तो दो सिंपल है, ठीक है, या फिर इन दोनों के बीच में एक तीसरा छोटा डॉट है, ठीक है, दैट इज टाइप 1 क्लासिफिकेशन। टाइप 2 इज लाइक दिस, दो कैनाल्स होंगी और बीच में हल्की हल्की इसमें कनेक्शन होगा, हल्का कनेक्शन, ठीक है। टाइप 3 जो हमने अभी डिस्कस किया दैट इज ऐसा होगा और ये बीच में और इनका हल्का हल्का कनेक्शन। ओके, उसके बाद आती है टाइप 4 की बात। टाइप 4 में दो बड़े कैनाल्स होंगे, दो बड़े, ठीक है, और ये थोड़े से ऐसे आई की तरह होंगे लगभग टाइप 4 में, और इनके बीच का कनेक्शन होगा ऐसे, ठीक है। इट्स मेनली सीन इन प्रीमोलर्स। ओके, नाउ टाइप 5 में यू विल गो फॉर
2 कैनाल्स, और ये बटरफ्लाई की तरह जाएगा पूरा, ये दोनों जुड़े होंगे कैनाल्स, ठीक है, फुली जुड़े होंगे दोनों कैनाल्स। नेक्स्ट, द टिपिंग और रॉकिंग ऑफ रबर डैम इज प्रिवेंटेड बाय व्हाट? ट्रिपिंग और रॉकिंग ऑफ रबर डैम इज प्रिवेंटेड बाय 4 पॉइंट कॉन्टैक्ट। किससे? 4 पॉइंट कॉन्टैक्ट से। नाउ व्हेन पोजीशनड ऑन अ टूथ, अ प्रॉपर्ली selected retainer should contact the tooth on its 4 line angles. The 4 contact points prevent the rocking or tilting of the retainer. Movement of the retainer to anchor the tooth may injure the gingiva and the tooth. ठीक है, now resulting in post-operative soreness or sensitivity in the tooth. The wings are designed to provide extra retraction of the rubber dam from the operating field. Next, angle former is a type of what? Angle former is a type of excavator. All right, it is a type of excavator. Angle former is a type of excavator which is mono-angled with a cutting edge sharpened at an angle. Cutting edge is sharpened at an angle to the long axis of the blade. Cutting edge is sharpened at an angle to the long axis of blade. Okay. Next, in amalgam restoration, bevel is given at wet site. तो bevel जो होता है that is given only in the gingival seat, that too in the cavo-surface margin. Only in the gingival seat, that too in the cavo-surface margin. Beveling of the enamel portion of the gingival wall at the gingival seat is done with the help of gingival marginal trimmer. This helps to have full length enamel rods at the gingival margin. The preparation walls and the margins not have an unsupported enamel, ठीक है, and the marginal irregularities are present. No occlusal cavo surface bevel is indicated. Occlusal कभी भी cavo surface bevel नहीं दिया जाता in the tooth preparation for amalgam. Okay, ideally 90 degree cavo surface angle, that is butt joint, that is maximum of 100 degrees should be present in the proximal margin. Next, identify ABC in the restoration. Okay, तो A जो हमारा that is bulk fill composite, B जो है that is flowable composite, C is GIC, ठीक है। A जो scientific technique is shown here, in this the first tooth is restored with the help of GIC because it's chemical addition to dentine and fluoride release. Over it, the composite resin is placed so as to have better occlusal wear and better aesthetics. तो ये जो ब्लू से दिखाया गया है that is GIC, ठीक, उसके ऊपर हमारे पास ये फ्लोएबल composite है ताकि ये GIC जो है अपनी जगह पे लॉक हो जाए, और उसके ऊपर हम दे रहे हैं full restoration with the help of normal composite. Ellis class 5 fracture is defined as, देखो Ellis class 5 fracture का मतलब होता है tooth is lost as a result of trauma. Tooth is lost as a result of trauma is Ellis class 5 fracture, जिसमें avulsion भी आप बोल सकते हो। Next, blood flow in pulp is measured by what? 4 ऑप्शन दिए, पल्स ऑक्सीमेट्री, इलेक्ट्रिक पल्प टेस्ट, कोल्ड टेस्ट। तो ब्लड फ्लो को हम मेजर करते हैं बाय लेजर डॉपलर फ्लोमेट्री। किसे करते हैं? बाय लेजर डॉपलर फ्लोमेट्री। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एन एडवांटेज ऑफ गिविंग सब जिंजाइवल फिनिश लाइन इन एन एफपीडी? देखो, द एडवांटेज ऑफ गिविंग सब जिंजाइवल फिनिश लाइन इन एन एफपीडी इज टू गिव better aesthetics in the anterior or aesthetically pleasing zones. Next, subgingival finish lines in an FPD have following advantages. Additional retention in a short clinical crown. Short clinical crown में additional retention मिल जाती है. They provide aesthetics to the anterior zone. Anterior zone में aesthetics provide करते हैं. They are also indicated in the cases of cervical erosion and root hypersensitivity cases. Okay, वहाँ पे root भी covered हो जाती है directly. Next, in the posterior border of the palatal strap, the major connector is what? Posterior border of the palatal strap में the major connector is located anterior to the junction of hard and soft palate. It is located anterior to the junction of hard and soft palate. The anterior border of the palatal strap should be positioned posterior to the palatal rugae, and the posterior border of the major connector should be anterior to the junction of hard and soft palate. ठीक है, anterior border जो होता है वो palatal strap का, that is should be positioned posterior to the palatal rugae. एंटीरियर बॉर्डर पोस्टीरियर टू द पैलेटल रूगे, और पोस्टीरियर बॉर्डर जो होगा मेजर कनेक्ट का वो एंटीरियर टू द जंक्शन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट होगा, क्योंकि ताकि वो सॉफ्ट पैलेट को इम्पिंच ना करे, ठीक है, नहीं तो उल्टी या फिर गैग का रिफ्लेक्स जनरेट करवा सकता है। नेक्स्ट, पेरेंट्स ऑफ एन इन्फेंट रिपोर्ट्स टू यू विद मैनेजमेंट ऑफ यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप, व्हाट टाइम विल यू एडवाइस फॉर द सर्जरी? आंसर इज 5 to 6 months। अगर सिर्फ क्लेफ्ट लिप की सर्जरी होती है तो 3 से 5 मंथ की एज पे हम सेफर एनेस्थेटिक लगा के, जब न्यूबॉर्न को होता है तो उसकी एनेस्थेटिक एज होनी चाहिए, मतलब सेफर एनेस्थेटिक एज होनी चाहिए 3 से 5 मंथ पे। तो उसके बाद कंप्लीशन ऑफ नेजो एल्वियोलर मोल्डिंग के बाद हम जो है वो क्लेफ्ट लिप की सर्जरी कर देते हैं। उसके बाद बात आती है क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी की। क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी जो होती है वो 10 से 18 महीने के बीच में होती है,
ठीक है। इसके साथ साथ स्पीच डेवलपमेंट भी करवाई जाती है पेशेंट की, जो बच्चा है उसकी। नेक्स्ट बात देखो, इतनी जल्दी करने का यही मतलब है कि बाद में जो है बच्चे की स्पीच हिंडर ना हो। फिर आता है क्लेफ्ट मैक्सिलरी बोन ग्राफ्ट। ये 6 से 12 साल की उम्र के अंदर चीज़ जो है वो करी जाती है। इट इज़ एसेंशियल टू परफॉर्म बिफोर अडल्ट टीथ इरप्ट इनटू द क्लेफ्ट साइड। कब तक करनी है? जब तक हमारे अडल्ट टीथ यहाँ पे ना निकल गए हों, ठीक है, उससे पहले करनी है हमने, जो क्लेफ्ट मैक्सिलरी बोन ग्राफ्ट है। फिर आती है क्लेफ्ट जॉ सर्जरी। क्लेफ्ट जॉ सर्जरी जो होती है वो 15 से 20 साल की उम्र के बच्चों में की जाती है और इसको ऑर्थोगोनैथिक सर्जरी भी बोलते हैं। 50% ऑफ द क्लेफ्ट पेशेंट नीड्स दिस सर्जरी टू करेक्ट जॉ डिस्क्रिपेंसीज। 50% ऑफ द क्लेफ्ट पेशेंट्स नीड दिस सर्जरी टू करेक्ट द जॉ डिस्क्रिपेंसी। अगली बात आती है क्लेफ्ट नेजल सर्जरी। क्लेफ्ट नेजल सर्जरी, क्लेफ्ट नेजल सर्जरी राइनोप्लास्टी जिसको हम बोलते हैं, ये 15 से 16 साल की उम्र में की जाती है अगर कोई नेजल ऑब्स्ट्रक्शन या नेजल डिफॉर्मिटी है उस केस में, ठीक है। उसके बाद बात आती है स्पीच सर्जरी के बारे में। स्पीच सर्जरी 6 से 12 साल की उम्र में मैक्सिमम की जाती है, उसके बाद करने का इतना फ़ायदा नहीं है। 30% नीड ऑफ एन एडिशनल सर्जरी टू एड इन स्पीच आउटकम्स, इसलिए की जाती है। फिर आती है क्लेफ्ट लिप रिविजन। क्लेफ्ट लिप रिविजन ये मतलब जो अगर डेंट बहुत ज़्यादा एस्थेटिकली अनप्लीजिंग है तो उसको 5 से 18 साल की उम्र में किया जाता है, ठीक है। नेशनली एवरी क्लेफ्ट लिप is revised about 2.1 times during the patient's life। 2.1 टाइम जो है वो क्लेफ्ट की सर्जरी रिवाइज होती है ताकि वो एस्थेटिकली प्लीजिंग लग सके, ठीक है। अगर बाद में पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं है तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं, बट पेशेंट खुद आते हैं इसके लिए क्लेफ्ट को, जो लिप की सर्जरी कि ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, थोड़ा सा साफ कर देते हैं इसको। तो वो जैसे जैसे बॉडी ग्रो करती है वो क्लेफ्ट जो है वो वहाँ पे फाइब्रोस टिश्यू है, ठीक है, वहाँ पे मतलब स्कार टिश्यू बन चुका है, तो वहाँ वो ग्रोथ नहीं हो पाती जो बाकी स्ट्रक्चर्स की हो रही है बॉडी की। तो इसलिए उसको मैच करने के लिए वी गो फॉर अ क्लेफ्ट लिप सर्जरी, रिविजन क्लेफ्ट लिप सर्जरी। नेक्स्ट, बार क्लैस्प लेंथ इज एटलीस्ट हाउ मच? इट इज़ 15 to 20 millimeters। Bar clasp length is 15 to 20 millimeters। Flexibility of the clasp arm depend upon the length of the clasp arm and it is directly proportional to its length। Flexibility जो है वो length of clasp arm के directly proportional होती है। नेक्स्ट, सीमेंट रिटेन रेस्टोरेशंस आर इंडिकेटेड इन व्हाट? तो आंसर है टिल्टेड इम्प्लांट्स के अंदर सीमेंट रिलेटेड रिटेन्ड रेस्टोरेशन होती है और एंगुलेशन करेक्शन में सीमेंट रिटेन्ड रेस्टोरेशन होती है। द सीमेंट रिटेन्ड इम्प्लांट प्रोसेस रिक्वायर अ मिनिमम ऑफ 8 मिलीमीटर ऑफ क्राउन हाइट स्पेस, ठीक है, 8 मिलीमीटर क्राउन हाइट स्पेस का चाहिए रहता है। द आइडियल वर्टिकल डायमेंशंस ऑफ ईच रीजन आर 3 मिलीमीटर फॉर सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है, और 5 मिलीमीटर फॉर अबटमेंट हाइट। 5 मिलीमीटर का अबटमेंट होता है, बीच में 3 मिलीमीटर मतलब 3 मिलीमीटर का सॉफ्ट टिश्यू रहता है नीचे, ठीक, और ऊपर लगभग थोड़ा सा ऑक्लूजन मेटल पोर्सलेन 2 मिलीमीटर का रहेगा। तो 5, 3, 8 इतना चाहिए ही रहता है, ठीक। नाउ स्क्रू रिटेन प्रोसेस रिक्वायर मोर देन 4 मिलीमीटर ऑफ क्राउन हाइट स्पेस। स्क्रू रिटेन में मोर देन 4 मिलीमीटर क्राउन हाइट स्पेस में ही काम चल जाता है, लेकिन अगर सीमेंट रिटेन तो वहाँ पे 8 मिलीमीटर की क्राउन हाइट स्पेस आपको चाहिए। देखो, इम्प्लांट में अगर हम सीमेंट बेस्ड रेस्टोरेशन करते हैं तो या तो एंटीरियर में करेंगे या पोस्टीरियर में करेंगे। एंटीरियर में भी 2 कंडीशन बनती है, या तो बोन लेवल इम्प्लांट के लिए सॉफ्ट टिश्यू कंडीशनिंग रिक्वायर्ड होगी और इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ इमर्जेंस प्रोफाइल के बेसिस पे हम स्क्रू रिटेन प्रोविजनल इम्प्लांट दे सकते हैं। फिर इम्प्लांट प्रोस्थेटिक का आइडियल पोजीशन स्क्रू, ठीक है। अगर इम्प्लांट प्रोस्थेटिक माल पोजीशन है, मतलब सॉफ्ट टिश्यू लेवल पे इम्प्लांट दे रहे हैं, जो इम्प्लांट और प्रोस्थेसिस उसमें थोड़ी बहुत माल पोजीशन हो सकती है, तो वहाँ पे सीमेंट रिटेन्ड इम्प्लांट देते हैं जहाँ पे क्राउन मार्जिन इज लेस देन 2 मिलीमीटर सबमिकोजल, ठीक है। अब आती है बात पोस्टीरियर के बारे में। अगर इंटर ऑक्लूजल स्पेस जो है वो इनएडिक्वेट है तो स्क्रू रिटेन इम्प्लांट देते हैं, मतलब जहाँ पे चीज़ें कम है वहाँ स्क्रू रिटेन देंगे, ठीक है। मिनिमम 4 मिलीमीटर की हाइट चाहिए रहती है। अगर हमारा इम्प्लांट प्रोस्थेटिक की आइडियल पोजीशन है तब भी स्क्रू रिटेन इम्प्लांट देंगे। अगर इम्प्लांट और प्रोस्थेसिस में कोई ना कोई माल पोजिशनिंग है, मतलब इम्प्लांट हमारा ऐसे है, प्रोस्थेसिस हम ऐसे इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, सेम एक्सिस नहीं है, तो वी आर मोस्ट लाइकली टू गो फॉर सीमेंट रिटेन इम्प्लांट, ठीक है। क्राउन मार्जिन रिकमेंडेड इज लेस देन 2 मिलीमीटर सबमिकोजल। 2 मिलीमीटर से कम क्राउन मार्जिन सबमिकोजल जाना चाहिए, ठीक है। अब इंटैक्ट ऑक्लूजल सरफेस डिजायर्ड, फॉर एग्जांपल नैरो डायमीटर ऑफ द क्राउन। क्राउन का डायमीटर नैरो है, इम्प्लांट के हिसाब से क्राउन का डायमीटर नैरो है, क्यों? क्योंकि साइड वाले दांत जो है वो इस तरह को शिफ्टिंग हो गई उनकी, ठीक है, वो एम्प्टी स्पेस की तरफ शिफ्ट कर गई, तो वहाँ पे भी सीमेंट रिटेन्ड इम्प्लांट देते हैं विद रिकमेंडेड लेस देन 2 मिलीमीटर सबमिकोजल इम्प्लांट, जो क्राउन का विड्थ है वो जाना चाहिए,